Okay, I'll share my screen. My screen is visible. Yes. Okay. आज जो नया टॉपिक है अपना वो है That report is pending, huh? Withholding tax. रिपोर्ट। You told no that day कि मैं फाइंड अप करता हूँ. जीवन चलान वाला। हाँ हाँ हाँ. हाँ, हम्म। That annexure uploaded to portal ना. हम्म। Same. Today we will start with automatic payment program means APP. ओके। ये जो टॉपिक जो आज अपन कवर करने वाले हैं ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम का, आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता ही है कि एक्सप्लेन द एपीपी प्रोसेस। ओके, एपीपी प्रोसेस या फिर इसका जो ट्रांजैक्शन कोड है एफबीजेडपी ट्रांजैक्शन कोड, वो पूछा जाएगा। एफबीजेडपी ट्रांजैक्शन कोड एक्सप्लेन करो, या फिर जो भी एफबीजेडपी ट्रांजैक्शन कोड में जो 6 स्टेप्स आते हैं उसमें से एक आध स्टेप्स पूछ लेंगे, वो एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ओके, मगर इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ओके, इसमें क्या फंक्शनैलिटी है एपीपी प्रोसेस में? एपीपी प्रोसेस में फंक्शनैलिटी क्या है कि आप मल्टीपल वेंडर का एट ए टाइम पेमेंट कर सकते हो। मतलब जो पेमेंट की जो एंट्री होती है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये जो एंट्री जो जनरेट होने वाली है, ये जो एपीपी प्रोसेस अपन जो कॉन्फ़िगर करेंगे उसके बाद ये एंट्री अपन क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये तो कॉन्फ़िगरेशन है एफबीजेडपी कोड में, मगर ये एंट्री क्रिएट करने के लिए एक्चुअल जो ट्रांजैक्शन कोड है वो है F110। ये ट्रांजैक्शन कोड से आप मल्टीपल वेंडर का या मल्टीपल कस्टमर का रिसीट एंट्री जनरेट कर सकते हो। मतलब एडवांस की भी कर सकते हैं और रेगुलर पेमेंट भी आप कर सकते हैं इससे। ओके, तो इसका आज अपन कॉन्फ़िगरेशन देखने वाले हैं, एफबीजेडपी या एपीपी प्रोसेस। ओके, इसमें 6 स्टेप्स है। ऑल कंपनी कोड, पेइंग कंपनी कोड, पेमेंट मेथड इन कंट्री, ओके, पेमेंट मेथड इन कंपनी कोड लेवल, बैंक डिटर्मिनेशन, ओके, और हाउस बैंक। ओके, ये 6 स्टेप्स आती है। अभी एक एक स्टेप अपन कवर करेंगे इसमें। ठीक है, स्टार्टिंग अपन ऑल कंपनी कोड से करेंगे। मतलब ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर आपको ये टी कोड रन करना है तो ये कॉन्फ़िगरेशन होना जरूरी है। ओके, जैसे ये F110 ये टी कोड जैसे मल्टीपल वेंडर के लिए यूज होता है, अगर आपको सिंगल वेंडर का पेमेंट करना है तो उसके लिए ट्रांजैक्शन कोड है F-53। ये जो है मल्टीपल के लिए है, मल्टीपल वेंडर, और ये सिंगल वेंडर पेमेंट। ठीक है, ये दो डिफरेंस है। और इसके बाद में मतलब अभी आप तो अकाउंट से है, मतलब आपको भी पता होगा कि एक बार आपने आपके यहाँ अकाउंट्स राइटिंग में अगर मैनुअल भी करते हैं या फिर कौन सा सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहे हैं आप, कि पेमेंट की एंट्री आपने कर ली वो सॉफ्टवेयर में, तो आपको इन बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ता है, राइट, कि ये वेंडर का हमको इतना इतना पेमेंट करना है।
मगर एसएपी में आप वो डायरेक्टली बैंक जो है, मतलब आपके जो भी बैंक्स है उसके साथ आप इंटरफेस कर सकते हैं। मतलब वो रियल टाइम पे आपका जो डेटा जो है वो बैंक के पास पुश हो जाएगा और बैंक उसका पेमेंट कर देगी। ओके, ये फैसिलिटी अभी एसएपी में अवेलेबल है, मगर उसके लिए आपको मतलब होस्ट टू होस्ट मैपिंग करना पड़ेगा, मतलब एच टू एच प्रोसेस। मतलब होस्ट टू मतलब आपका एसएपी का सर्वर और बैंक का सर्वर ये दोनों का इंटरफेस करना पड़ेगा। वो दो तीन प्रोसेस होते हैं उसमें, मतलब उसमें से आप एक जो भी फिजिबल है आपके प्रोजेक्ट के लिए वो आप ले सकते हैं। मैं वो एक ड्राइंग करके आपको एक्सेल पे बता दूंगा कैसे होता है वो इंटरफेस और कैसे वो रियल टाइम पे हिट होता है। ठीक है, तो अभी अपन ये कॉन्फ़िगरेशन करते हैं स्टार्ट। एफबीजेडपी टी कोड मैंने डाला। ये मेरे 6 स्टेप्स है। ऑल कंपनी कोड्स, पेइंग कंपनी कोड्स, पेमेंट मेथड्स इन कंपनी कोड, बैंक डिटर्मिनेशन, हाउस बैंक। ओके, मतलब अपन यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहे हैं, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के जो बैंक अकाउंट नंबर है उसका मास्टर डेटा क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है तो आपका एक बैंक में अकाउंट नहीं रहता है, राइट? मल्टीपल बैंक्स में अकाउंट रहता है। और मतलब आप ऐसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि ये जो बैंक का जो अकाउंट है, मतलब अभी एग्जांपल ले एचडीएफसी का अकाउंट में सिर्फ सैलरी अकाउंट के लिए यूज करूंगा, मतलब सैलरी देने के लिए यूज करूंगा। आईसीआईसीआई बैंक का जो अकाउंट है मेरा वो सिर्फ मैं फॉरेन वेंडर के पेमेंट के लिए ही यूज करूंगा। ओके, एक एक्सिस बैंक का अकाउंट है जो मैं सिर्फ कस्टमर रिसीट करने के लिए ही यूज करूंगा। तो ये सारे जो मल्टीपल बैंक्स जो होते हैं उसका मास्टर डेटा अपन यहाँ पे बनाने वाले हैं। क्लियर? इन शॉर्ट अगर लेमन लैंग्वेज में बोला जाए तो यहाँ तक कुछ डाउट कंफ्यूजन? No, clear. ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज ऑल कंपनी कोड। अभी ऑल कंपनी कोड में मतलब आपका जो कंपनी कोड है ये अपन यहाँ पे असाइन करने वाले हैं। मतलब अपन जिस कंपनी कोड के लिए ये एफबीजेडपी ये कॉन्फ़िगरेशन जो ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम का जो कर रहे हैं वो कंपनी कोड यहाँ पे अपन मेंटेन करने वाले हैं। अपना ये HY01 कंपनी कोड है, राइट? ये मैंने सिलेक्ट किया और डिटेल्स में गए। ये डिटेल्स में जाने के बाद यहाँ पे कंपनी कोड HY01 आ रहा है। ठीक है अपना। और यहाँ पे अपनी ये जो कंपनी कोड है पेइंग कंपनी कोड, ऑल कंपनी कोड और पेइंग कंपनी कोड में क्या डिफरेंस है? अभी जैसे मेरा प्रोजेक्ट में 4 कंपनी है। एक है HY01, HY02, HY03 और HY04। ठीक है, ये मेरे 4 कंपनी कोड है। मगर ये HY0 कंपनी कोड जो है इसका टर्नओवर काफी बड़ा है, इसके ट्रांजैक्शंस भी काफी बड़े हैं। ठीक है, कंपैरेटिव 3 और 4 ये जो कंपनी कोड है इसका टर्नओवर भी ज्यादा नहीं है, ट्रांजैक्शंस भी ज्यादा नहीं है वहां पे। ठीक है, तो वहां पे मेरा मतलब सेल नहीं होता है, सिर्फ सिर्फ मैं परचेस करता हूँ और वो जो मतलब छोटी सी कंपनी है, मतलब ये मेरी 3 और 4 ये। तो इसका ये दोनों कंपनी कोड का मेरा पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे डिसाइड किया है कि HY03 और HY04 में अगर आप कुछ भी परचेस करते हो तो उसका अगर पेमेंट करना है तो आप ये HY01 कंपनी कोड से करोगे। तो ये कंपनी कोड जो है HY01 कंपनी कोड ये हो गई पेइंग कंपनी कोड 3 और 4 के लिए। समझ गए डिफरेंस क्या है? ये मेरी क्या रहेगी? ऑल कंपनी कोड, मतलब ये मेरी एक्चुअल कंपनी कोड रहेगी। और ये मेरी कौन सी रहेगी? पेइंग कंपनी कोड,
मतलब यहाँ पे मेरी कौन सी रहेगी पेइंग कंपनी कोड HY01। क्लियर? Yes. तो ये हो गई अपनी पेइंग कंपनी कोड। ओके, और इसके बाद में यहाँ पे स्पेशल जीएल ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। ये स्पेशल जीएल ट्रांजैक्शन कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन की थी क्या इसके पहले? Yes, you explained. एक्सप्लेन की थी ना मैंने, सिक्योरिटी डिपॉजिट या इसके लिए एडवांस के लिए की थी, राइट? तो अगर जो भी अपने स्पेशल जीएल इंडिकेटर जो होते हैं, मतलब एडवांस के लिए या सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर अपने रिटेंशन जो है, जो स्पेशल जीएल इंडिकेटर अपन ने क्रिएट किए हैं, उनका अगर पेमेंट करना है तो उसके लिए यहाँ पे जो जो स्पेशल जीएल इंडिकेटर अपन ने क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे अपने को मेंटेन करने हैं। वेंडर के लिए यहाँ पे मेंटेन होगा, कस्टमर के जो स्पेशल जीएल ट्रांजैक्शंस होंगे वो यहाँ पे मेंटेन होंगे। ठीक है, इतने ही डिटेल्स फिल करना है। मतलब यहाँ पे अपन अपनी कंपनी कोड सिलेक्ट करेंगे, फिर बाद में पेइंग कंपनी कोड सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और अगर कुछ अपन ने स्पेशल जीएल इंडिकेटर बनाए होंगे तो वो मेंटेन करेंगे यहाँ पे। क्लियर? ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप ऑल कंपनी कोड का। Sir, in that special GL transaction to be paid in under the vendor and customer, if हम्म we create it any special GL transactions, then हम्म how it looks like vendor name it will take or any नहीं, what? आपका जो नॉर्मल जो एंट्री होता है वो वेंडर अकाउंट ही होता है। मतलब आपकी जो ये एंट्री है वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक होती है, बैंक अकाउंट। मगर यहाँ पे अगर आप स्पेशल जीएल इंडिकेटर यूज करते हैं, अभी समझ लो ये स्पेशल जीएल इंडिकेटर है आपका, तो जब आप स्पेशल जीएल इंडिकेटर यूज करते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग की आती है डेबिट के लिए 29, ऑलवेज 29 ये पोस्टिंग की आती है। हाँ, तो आपका ये जनरल इंटरव्यू ये हो गया। मगर आप अगर लेजर व्यू अगर देखोगे तो यहाँ पे ए के लिए जो जीएल मेंटेन किया है ना उसके ऊपर आपकी एंट्री चली जाएगी। मतलब ये जो ए के लिए मतलब आपका एडवांस का जो जीएल होगा उस पे आपकी एंट्री पोस्ट हो जाएगी। मतलब बैकग्राउंड में आपकी मैन्युअल नहीं, क्योंकि ये जो जीएल है आपका रिकंसिलेशन जीएल है, आप इसके ऊपर मैन्युअल एंट्री नहीं कर सकते। फोरग्राउंड में आपको वेंडर नंबर दिखेगा, मगर आप जीएल व्यू अगर देखते हो तो आपको आपका रिकंसिलेशन जीएल मिल जाएगा। और स्पेशल जीएल इंडिकेटर में डेबिट में वेंडर के लिए ऑलवेज 39 और क्रेडिट के लिए 39 ही पोस्टिंग की रहती है। ये डेबिट और ये क्रेडिट के लिए। अगर आप कस्टमर का अगर करते हैं तो कस्टमर के लिए डेबिट के लिए 9 रहती है और क्रेडिट के लिए 19 रहती है ऑलवेज। और नॉर्मल के लिए तो यहाँ पे आपकी अगर नॉर्मल एंट्री है आपकी विदाउट स्पेशल जीएल इंडिकेटर है तो आपकी वेंडर डेबिट में 25 पोस्टिंग की आएगी आपकी। मतलब आप पोस्टिंग की से भी आपको डिफरेंस पता चलेगा वहां पे। और यहाँ पे तो आपका स्पेशल जीएल इंडिकेटर तो हिट होता ही है वो तो। Okay. सेकेंड स्टेप है पेइंग कंपनी कोड। अभी पेइंग कंपनी कोड जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, मतलब जिस कंपनी कोड से आप पेमेंट करने वाले हो, राइट? तो वो कंपनी कोड अभी अपन ने सेम कंपनी कोड रखा है, मेन कंपनी कोड और अपनी पेइंग कंपनी कोड अपनी सेम है, राइट? तो ये मेरी पेइंग कंपनी कोड आ गई है HY01।
अभी यहाँ पे लिमिट्स दिए गए हैं। अगर आपको मिनिमम इनकमिंग पेमेंट ये एपीपी प्रोसेस से, एपीपी प्रोसेस मतलब ये जो अपना टी कोड है, इससे आपको मिनिमम अमाउंट कितना रिसीव करना है और मिनिमम आउटगोइंग पेमेंट कितना करना है, उसका लिमिट यहाँ पे देना है आपको। मतलब ये टी कोड आप जब यूज करोगे तो मिनिमम पेमेंट अमाउंट क्या रहेगी आपकी इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए, वो यहाँ पे मेंटेन करना है। क्लियर? अगर मैंने यहाँ पे 1000 रुपीज दिया तो बिलो 1000 रुपीज से मैं पेमेंट नहीं कर सकता, या बिलो 1000 का अगर मुझे रिसीट आता है तो वो मैं F110 टी कोड से एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसके लिए जो मैन्युअल टी कोड है ना, वही मुझे यूज करने पड़ेंगे। क्लियर? अभी इसके अलावा ये जो चेक बॉक्स है, ये हर एक चीज के लिए मतलब अप्लीकेबल होने वाले हैं कि नहीं आपके प्रोजेक्ट पे, उस हिसाब से आपको ये टिक देना है। अगर नो एक्सचेंज रेट डिफरेंसेस, अगर आप ये फॉरेन करेंसी में पेमेंट कर रहे हो, फॉरेन करेंसी में पेमेंट कर रहे हो, मगर क्या हो रहा है कि आपने जब इनवॉइस या फिर परचेस ऑर्डर बुक किया था, तब फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है करेंसी का, वो अलग था, पेमेंट के टाइम अलग है। तो वो जो डिफरेंस है जो गेन और लॉस में जाएगा, राइट, तो वो आपको एडजस्ट करना है कि नहीं। नो एक्सचेंज रेट डिफरेंसेस, अगर एक्सचेंज रेट डिफरेंसेस आपको पोस्ट करने हैं तो आप यहाँ पे टिक करोगे। ओके, अगर आपको डिफरेंसेस पोस्ट नहीं करने हैं तो आप अनटिक करोगे। आप अनटिक मतलब अनटिक कब रहेगा आपका, कि ये जो पेइंग कंपनी कोड में से आप सिर्फ डोमेस्टिक पेमेंट करोगे। मतलब अभी अपनी कंपनी कोड जो है इंडिया में है, अपनी करेंसी आईएनआर में है, तो ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि अपने सारे वेंडर जो है वो इंडिया के ही है, आउटसाइड इंडिया एक भी वेंडर नहीं है। तो उस सिनेरियो में आप ये ब्लैंक रख सकते हो। मगर आपका वेंडर अगर आउटसाइड इंडिया अगर रहा तो आपको ये टिक करना जरूरी है, क्योंकि आपका वो जो डिफरेंस है, एक्सचेंज रेट डिफरेंस, वो आने वाला ही है। आप अगर परचेस ऑर्डर $83.35 से कर रहे हैं और जब आप पेमेंट कर रहे हैं या इनवॉइस बुकिंग के टाइम 83.20 हो गया, तो वो जो 15 पैसे का जो डिफरेंस है, वो आपको एक्सचेंज रेट डिफरेंस में मतलब गेन और लॉस में आपको पोस्ट करना ही पड़ेगा। नहीं तो आपकी डेबिट क्रेडिट जो एंट्री है वो जीरो नहीं होगी, राइट। तो ये उसका पर्पज है। पार्शियल पेमेंट, अगर एक्सचेंज रेट डिफरेंस का पार्शियल पेमेंट का है, सेपरेट पेमेंट फॉर ईच रेफरेंस। अभी ये जो टिक है, आपको ये टिक करना है। क्यों करना है? अभी जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि मेरा एक वेंडर है, जैसे रिलायंस, ये मेरा वेंडर है, ठीक है। इसके 4 इनवॉइस अभी ड्यू है, और ये चारों का मैं मतलब ये अभी अमाउंट है 1000 रुपीज, ये 1200, ये 2000 और ये 3000। अभी ये चारों जो इनवाइसेस है ये अभी ड्यू है, ठीक है। और इसकी जो टोटल हो, एक साथ मैं इसका पेमेंट करने वाला हूँ। ये चारों जो इनवाइस का है, मैं एक साथ पेमेंट करने वाला हूँ। तो मतलब मेरी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? रिलायंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो 7200, 7200, ठीक है। मैं जब पेमेंट एंट्री करूंगा तो ये सारा जो क्यूमुलेटिव अमाउंट जो आएगा वो मेरे एक ही एंट्री में आएगा। अगर मैं ये अनटिक रखता हूं, ये मैं अनटिक रखूंगा, तो मेरे को हर एक की अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी। अगर आपका वेंडर एक ही है, आप मतलब एक साथ पेमेंट करना चाहते हैं चारों इनवॉइस का, तो वो फंक्शनैलिटी एसएपी में अवेलेबल है। जरूरी नहीं कि एक एक की एंट्री का एक एक मतलब एक एक इनवॉइस का एक एक एंट्री करो आप पेमेंट की, ठीक है। ये
डिफरेंस होता है ये बिल ऑफ एक्सचेंज पेमेंट। और बाद में और ये है डायरेक्ट डेबिट प्री नोटिफिकेशन। डायरेक्ट डेबिट मतलब जैसे मैंने जीएल के टाइम पे बताया कि न्यू जीएल कंसेप्ट आ गई है, तो अपन डायरेक्ट पेमेंट एंट्री अपन नहीं कर सकते, अपने को डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का एरर आएगा। मतलब ये जो एंट्री है विदाउट इनवॉइस या विदाउट परचेस ऑर्डर, अपन डायरेक्टली पेमेंट की एंट्री क्रिएट नहीं कर सकते, राइट। तो ये भी अपना ब्लैंक रहेगा। मतलब यहाँ पे अपने को ये तीन चीजें भरनी है: मिनिमम इनकमिंग अमाउंट, मिनिमम आउटगोइंग अमाउंट, और सेपरेट पेमेंट फॉर ईच रेफरेंस। ठीक है। और बाकी ये जो डिटेल्स है आज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स अपने को फिल करने हैं। ठीक है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज रिलेटेड ये डेटा है पूरा। ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे फॉर्म्स आता है। फॉर्म्स मतलब क्या है कि ये जो फॉर्म है पेमेंट एडवाइस का, मतलब आप जब वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक की तरफ से एक पेमेंट एडवाइस आता है, राइट। कि आपने ये वेंडर को पेमेंट किया है, मतलब ये पार्टी को पेमेंट किया है, उस पार्टी का बैंक अकाउंट नंबर है, इतना अमाउंट है, जिस बैंक से पेमेंट गया वो बैंक के डिटेल्स आते हैं, वो मतलब आपका पेमेंट मेथड आता है, वो सारा एक पेमेंट एडवाइस पे आता है फॉर्म फॉर्मेट में। एक स्पेसिफिक फॉर्मेट रहता है बैंक का, और डेट वगैरह ये सारे चीजें रहती है, राइट। तो वो फॉर्म जो आपने बनाया है वो यहाँ पे आप असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड कंट्री स्पेसिफिक फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है, वो आप असाइन कर सकते हो, या फिर आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एबापर की पास से आप फॉर्म डेवलप कर सकते हो। जैसा फॉर्म चाहिए, जैसे फॉर्मेट में आपको चाहिए, उस फॉर्मेट में आप डेवलप कर सकते हैं। और वो जो प्रोग्राम नेम है जो फॉर्म का, वो यहाँ पे आप असाइन कर सकते हैं वो यहाँ पे। ठीक है। मतलब जब भी आप पेमेंट करोगे, वेंडर पेमेंट करोगे, और बैंक से आपको एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी कि पेमेंट हैज बीन डन सक्सेसफुली, तो वो जो पेमेंट एडवाइस जो है वो थ्रू मेल वेंडर के पास चला जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन कैप्चर करके। ऐसे फॉर्म्स आप डेवलप कर सकते हैं एसएपी में विद द हेल्प ऑफ एबेपर टीम। ओके। ये हो गया आपका पेइंग कंपनी कोड। अभी थर्ड स्टेप जो है पेमेंट मेथड इन कंट्री। अभी यहाँ पे क्या है, पेमेंट मेथड इन कंट्री, हर कंट्री के पास अलग अलग उनके स्पेसिफाइड पेमेंट मेथड्स है। जैसे अगर इंडिया में अगर आप सोचोगे तो चेक होता है, डीडी होता है, आरटीजीएस है, एनईएफटी है, आईएमपीएस है, और अभी यूपीआई एक नया अपना यूज में हो रहा है, राइट। ये अपने 6-7 पेमेंट मेथड्स हैं। बाकी कंट्रीज में अलग अलग पेमेंट मेथड होते हैं, वायर ट्रांसफर होता है, एसीएच होता है। ऐसे अलग अलग हर कंट्री के पेमेंट मेथड होते हैं। तो वो कंट्री स्पेसिफिक पेमेंट मेथड आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। और आपने यहाँ पे जो जो पेमेंट मेथड डिफाइन की है कंट्री स्पेसिफिक, तो आप जब आपके कंपनी कोड में आप डिफाइन करने जाओगे, तो यहाँ पे वो कंट्री मतलब आपकी कंपनी जिस कंट्री से बिलोंग करती है वो कंट्री में वो पेमेंट मेथड होना जरूरी है। क्लियर। अभी अपन इंडिया में देखते हैं क्या है। ये मैंने इंडिया सर्च किया, आयन। यहाँ पे इंडिया के लिए इतने सारे पेमेंट मेथड बने हुए हैं। चेक है, कैश पेमेंट है, एनईएफटी है, आरटीजीएस है, बैंक ट्रांसफर, यूपीआई पेमेंट, और पेमेंट मेथड। अभी जैसे एक पेमेंट मेथड में ओपन करता हूँ, ये एनईएफटी, यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स है वो एक्सप्लेन करता हूँ। अभी जैसे ये कंट्री है, मतलब कौन से कंट्री के लिए ये पेमेंट मेथड बनाई गई है, तो
और कौन सी पेमेंट मेथड है ये एन। ठीक है, ये जो पेमेंट मेथड है आउटगोइंग के लिए है या इनकमिंग के लिए है, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अभी ये जो सिलेक्ट की गई है ये आउटगोइंग की है। ठीक है, आपका पेमेंट मेथड क्लासिफिकेशन, मतलब एनईएफटी आप जब करते हैं तो बैंक ट्रांसफर होता है, मतलब आपका जिस बैंक में अकाउंट होता है और पार्टी का जिस बैंक में, वो बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है, राइट, ट्रांजैक्शन। मतलब ऐसा नहीं कि आप चेक इशू करते हैं फिर वो वेंडर चेक सबमिट करता है फिर वो क्लियर होता है, ऐसा नहीं होता है, राइट। बैंक ट्रांसफर वो पेमेंट होता है एनईएफटी मतलब। तो ये हो गया। अभी इसके अलावा यहाँ पे पोस्ट ऑफिस करंट अकाउंट मेथड ऐसे कुछ आप यूज करने वाले हो क्या, तो वैसे आपको क्लासिफिकेशन यहाँ पे यूज करना है। अभी अगर आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड एंट्री है, आपने अगर पोस्ट ऑफिस ये सिलेक्ट किया है ऑप्शन, तो आपको पीओ बॉक्स नंबर या पोस्टल कोड ये आपको मैंडेटरी करना है क्या, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। तो मतलब आपने ये टिक किया तो आपकी जो पेमेंट की एंट्री रहेगी ना, आपकी ये जो पेमेंट की एंट्री रहेगी वहां पे आपको पीओ बॉक्स नंबर वगैरह ये इंफॉर्मेशन डालना ही पड़ेगा, आपने अगर ये रिक्वायर्ड मास्टर डेटा रिकॉर्ड स्पेसिफिकेशन में टिक करने के बाद। अभी आप यहाँ पे बैंक डिटेल्स अगर सिलेक्ट करते हो तो बैंक डिटेल्स में से ये 4 फील्ड दिया है। तो ये आईबैन या स्विफ्ट रिकॉर्ड कोड, ये स्विफ्ट एक्चुअली ये यूरोप और कंट्रीज में, यूके कंट्रीज में यूज होता है ज्यादा करके। अकाउंट नंबर रिक्वायर्ड, अगर आपने ये बैंक डिटेल्स में अकाउंट नंबर ये अगर डालते हो आप, तो मतलब आप जब अकाउंटिंग एंट्री करोगे तो आपको ये अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर डालना मैंडेटरी हो जाएगा। मतलब यहां से आप फील्ड कंट्रोल कर रहे हैं कि मेरे अकाउंटिंग एंट्री में बैंक अकाउंट नंबर आना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद में है डॉक्यूमेंट टाइप। ये जो पेमेंट मेथड है, अभी समझ लो आपने मल्टीपल डॉक्यूमेंट टाइप्स बनाए हैं पेमेंट के लिए। केजेड है, केजेड मतलब ये अपना वेंडर पेमेंट के लिए है, और Z1 है ये आपने बनाया फॉरेन वेंडर पेमेंट के लिए है। ठीक है, ये Z2 जो है एम्प्लॉय वेंडर पेमेंट के लिए बनाया है। ठीक है, ये ऐसे अलग अलग आपने अगर डॉक्यूमेंट टाइप अगर बनाए हैं आपके प्रोजेक्ट में, और ये जो पेमेंट मेथड है स्पेसिफिक एक ही, मतलब एक नहीं, आपको अगर फॉरेन वेंडर के लिए ही यूज करना है तो आपकी जो डॉक्यूमेंट टाइप है यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हो। फिर आपने यहाँ पे मेंटेन कर दिया ये एनईएफटी वाला ऑप्शन, तो आप दूसरे पेमेंट मेथड के लिए ये एनईएफटी ऑप्शन यूज नहीं कर सकते। अगर वहां पे भी मेंटेन किया तो ठीक है, मतलब आप जिस डॉक्यूमेंट टाइप को मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे वही डॉक्यूमेंट टाइप के लिए ये यूज होगा। ओके, अभी ये जो दूसरा है क्लियरिंग डॉक्यूमेंट टाइप, मतलब क्या होता है कि आपने एक इनवॉइस बनाया, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये मेरा क्या है, इनवॉइस है। और एक आपने स्टैंड अलोन, मतलब ये इनवॉइस के अगेंस्ट एंट्री नहीं की आपने पेमेंट की, आपने स्टैंड अलोन एंट्री क्रिएट की पेमेंट की। आपकी एंट्री हो गई वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मगर ये जो एंट्री है, आपको ये जो वेंडर जो है, जो डेबिट और क्रेडिट जो हिट हुआ है ये दो एंट्री में, ये आपको नॉक ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपने नॉक ऑफ नहीं किया ये, मतलब क्लियर नहीं किया ये, तो ये वेंडर अपने को, मतलब इसका पेमेंट ड्यू है, यही अपने को वेंडर के लेजर में शो करेगा जब तक आप ये पेमेंट के अगेंस्ट नॉक ऑफ नहीं करते। क्लियर, आप मतलब ये जब नॉक ऑफ करोगे मतलब क्या होगा, आपका क्लियरिंग होगा। तो वो क्लियरिंग के लिए आपको अलग से डॉक्यूमेंट टाइप यूज करना है क्या, तो वो आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। क्लियर।
पोस्टिंग डिटेल्स, ये हो गया अपना रिक्वायर्ड मास्टर रिकॉर्ड स्पेसिफिकेशन। ओके, और यहाँ पे पेमेंट मीडियम है, मतलब पेमेंट मीडियम प्रोग्राम जो फॉरेन वेंडर पेमेंट्स के लिए यूज होता है, या फिर आपका इंटरफेस के लिए आप मतलब कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, तो उस केस में अगर आपको करना है तो ये आपको यूज होता है। ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। ये मैंडेटरी फील्ड के लिए मतलब आपने अगर यहाँ पे सिलेक्ट किया तो ये मैंडेटरी हो जाएगा आपको ये करना। ये भी मैंडेटरी है यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप। तो आप ये मल्टीपल हर इसमें मतलब आपने अगर एक ही पेमेंट मेथड रखी है, डॉक्यूमेंट टाइप रखा है, तो सारे पेमेंट मेथड के लिए एक डॉक्यूमेंट टाइप आप असाइन कर सकते हो, मगर एक पेमेंट मेथड को मल्टीपल डॉक्यूमेंट टाइप नहीं असाइन कर सकते हो आप। क्लियर? तो ये हो गया आपका कंट्री स्पेसिफिक पेमेंट मेथड, मतलब आप आपके कंट्री के लिए पेमेंट मेथड बना रहे हो। ऐसे हर कंट्री के यहाँ पे पेमेंट मेथड्स अवेलेबल रहेंगे। जैसे ये इटली के है, इटली के ये पेमेंट मेथड यूज होते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपका वेंडर अगर इटली का है, तो उसके लिए ये पेमेंट मेथड यूज होगी। ठीक है? जापान का है, साउथ कोरिया है, अलग अलग कंट्रीज के सारे यहाँ पे पेमेंट मेथड मेंटेन है यहाँ पे। मतलब ये आपको क्रिएट करना नहीं पड़ता है, ये बाय डिफॉल्ट एसएपी ने दिया है। अगर कुछ नया इंट्रोड्यूस होता है वो कंट्री में, तो वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग पेमेंट मेथड है वो बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएंगे। क्लियर? इसके बाद में है पेमेंट मेथड इन कंपनी कोड, मतलब यहाँ पे अपन अपने कंपनी कोड के लिए पेमेंट मेथड अभी बनाने वाले हैं। क्लियर? अभी यहाँ पे न्यू एंट्रीज में जाऊंगा मैं, यहाँ पे न्यू एंट्रीज में जाके अपन पेमेंट मेथड यहाँ पे बनाएंगे। ये जो पेमेंट मेथड जो बनेगी अपनी पेइंग कंपनी कोड लेवल पे बनेगी ये। ओके, ये जो पेमेंट मेथड जो बनेगी अपनी पेइंग कंपनी कोड लेवल पे। अपनी पेइंग कंपनी कोड कौन सी है? HY01। ओके, कौन सी पेमेंट मेथड बनाना है अपने को? N, या फिर आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में भी, एक सेकंड है, पेमेंट मेथड यहाँ पे अगर आप ड्रॉप डाउन करते हो तो कंट्री, ये देखो यहाँ पे अपनी कंपनी कोड जो बनाई है अपन ने कौन से कंट्री में बनाई है? आयन कंट्री सिलेक्ट की जब अपन ने सबसे पहले कंपनी कोड सिलेक्ट किया था, राइट? तो ये कंपनी कोड से ये कंट्री कैप्चर हुई है, और ये कंट्री के लिए कौन से पेमेंट मेथड ऑलरेडी बिल्ट है वो लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो अपन ने प्रीवियस टैब में देखा था, राइट? चेक, कैश पेमेंट, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सारे अपन ने पेमेंट मेथड देखे थे। तो आपको आपके कंपनी कोड के लिए कौन सी पेमेंट मेथड असाइन करनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं ये एन लेता हूँ, एनईएफटी। ठीक है, ये पेमेंट मेथड मैंने सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पे मुझे मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे डालना है। मतलब मिनिमम अमाउंट अपन ने इसके पहले जो डाला है वो पेइंग कंपनी कोड लेवल पे डाला है। ठीक है, इसके ये जो अपन डाल रहे हैं ये पेमेंट मेथड स्पेसिफिक अपन यहाँ पे अमाउंट डाल रहे हैं। मतलब
अपन ने कंपनी कोड, पेइंग कंपनी कोड में कितना अमाउंट डाला था वहां पे? 1000 रुपीज डाला था अपन ने। यहाँ पे अपन ने मिनिमम अमाउंट कितना डाला था? 1000 रुपीज, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लाख रुपीज डालता हूँ, 1 2 3, ठीक है। तो ये मुझे एरर क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे मैंने मैक्सिमम अमाउंट भी 1000 रुपीज ही डाला था। एक सेकंड दिखाता हूँ मैं। मिनिमम आउटगोइंग पेमेंट 1000, ओके। मिनिमम इनकमिंग पेमेंट 1000, ओके। यहाँ पे 1000 ही डाला मैंने। ये न्यू एंट्री में गया, ये एनईएफटी किया मैंने। ये अगर ये क्यों एरर दे रहा हूँ? मिनिमम अमाउंट 1000 और मैक्सिमम मैंने मोर देन 1 लाख रुपीज भी डाला। ठीक है। मतलब जो मिनिमम अमाउंट क्या ले रहा है मेरा, जो मैंने कंपनी कोड, पेइंग कंपनी कोड पे डाला हुआ है, वही अमाउंट यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है। मैक्सिमम आप ये जो पेमेंट मेथड थ्रू कितना करना है, वो लिमिट आप यहाँ पे डाल रहे हो, राइट। मैक्सिमम अमाउंट मतलब ये जो एन जो पेमेंट मेथड है, इसके थ्रू में 20 लाख तक मैक्सिमम पेमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी इसके बाद में जो है, ये जो पेमेंट मेथड जो है, ये आप कौन से ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, ये आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर फॉरेन बिजनेस पार्टनर है, मतलब मतलब आप जैसे पार्टनर फंक्शनैलिटी होती है, बिल टू पे टू, अगर उस केस में अगर फॉरेन का वेंडर है और आपको पेमेंट करना है, तो उसके लिए ये पेमेंट मेथड आपको अलाउ करना है, तो आपको यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है आपको ये पेमेंट मेथड थ्रू, तो आप ये जो टिक करना चाहिए, ये जो चेक बॉक्स है, फॉरेन करेंसी में अलाउ करना है तो। और कस्टमर वेंडर बैंक
अब्रॉड अलाउड। भले आपका कस्टमर और वेंडर ये इंडिया में रजिस्टर है, मगर उसके जो बैंक है उसके आउट ऑफ इंडिया है, तो उस बैंक में अगर आपको पेमेंट करना है तो मतलब वो जो फॉरेन करेंसी वाला ही ट्रांजैक्शन हो गया, मगर आपका जो वेंडर जो है उसका कंट्री आयन है, तो उस केस में आपको अगर अलाउ करना है तो आप यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, तो मतलब ये जो जो तीनों जो टिक है ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के लिए, मतलब ऐसे जरूरी नहीं कि आप आईएनआर के लिए ही आपकी कंपनी कोड है और आप बाहर के लिए पेमेंट, अगर आप दूसरे कंट्रीज के लिए काम कर रहे हैं, मतलब आपकी कंपनी कोड किसी दूसरे कंट्री में है और वहां से अगर दूसरे कंट्री में करना है तो उस सिनेरियो में भी आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, ये जो है ग्रुपिंग ऑफ आइटम्स, मतलब यहाँ पे अभी ये तीन, और ये जो मैंडेटरी फील्ड नहीं है, आपने ये ब्लैंक भी रखा, मतलब आपका अगर ये सिर्फ जो बिजनेस है आपका इंडिया के लिए ही है तो आप ये ब्लैंक भी रख सकते हैं, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। क्लियर? ग्रुपिंग ऑफ आइटम्स, अभी ग्रुपिंग ऑफ आइटम्स मतलब क्या? सिंगल पेमेंट फॉर मार्क आइटम, मतलब अभी जब आप F110 आप जब ये करोगे ट्रांजैक्शन रन, तो वहां पे आपको मतलब 4 क्वेश्चंस आते हैं, वो उसके ऊपर आपका पेमेंट जो है वो सिस्टम अलाउ करता है। मतलब एक तो पहला है ड्यू डेट चेक, ये ड्यू डेट चेक करेगा, मतलब आपने अगर आपके पास वेंडर की रेंज है, ये अगर ये वेंडर की रेंज है 1000 टू 1999 ऐसी, और आपने ये पूरी रेंज दे दी ये F110 में, मगर आज के डेट में अगर आप F110 ये ट्रांजैक्शन कोड रन कर रहे हो आप, तो उसमें जिस वेंडर का ड्यू डेट आज के डेट में फॉल हो रहा है उसी वेंडर का पेमेंट वो अलाउ करेगा सिस्टम। बाकी पेमेंट मतलब भले ओपन है मगर ड्यू नहीं है तो उनके पेमेंट नहीं होंगे। राइट, मतलब आपको ये रेंज देने का फायदा क्या है कि आपके अगर 1000 का पेमेंट करना है फिर बाद में 1010 का करना है, ऐसे अगर आप बीच बीच में वेंडर एक एक डालने की जगह आप डायरेक्टली रेंज डाल सकते हैं, मगर सिस्टम चेक करेगा कि कौन से वेंडर का ड्यू डेट मतलब हो चुका है। ये एक पहले है, और दूसरा है पेमेंट मेथड, मतलब आप जब ये F110 रन करोगे तो आप पेमेंट मेथड डालते हो एन, तो वो पेमेंट मेथड वेंडर मास्टर डेटा में असाइन है कि नहीं, और आपके जो बैंक ये जो अपन मास्टर डेटा कॉन्फ़िगर कर रहे हैं इसमें भी वो पेमेंट मेथड असाइन है कि नहीं, ये भी चेक करेगा। और इसके अलावा और एक चीज क्या चेक करेगा कि आपने यहाँ पे जो वेंडर सीरीज डाली है, अभी आपने एन ये पेमेंट मेथड लिया और आपने अमाउंट डाला 21 lakhs का। ओके, तो आपको वो वेंडर का पेमेंट यहाँ से ये पेमेंट मेथड से अलाउ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने मैक्सिमम अमाउंट जो डाला है 20 lakhs है, तो यहाँ पे वो कंट्रोल रखेगा पेमेंट मेथड, और पेमेंट मेथड में ये अमाउंट भी चेक करेगा, मैक्सिमम अमाउंट चेक। और तीसरा जो है कि ये जो इनवॉइस एंट्री है ना, इसमें क्लियरिंग डॉक्यूमेंट तो अपडेट नहीं है ना, ये एक चेक करेगा वो। तो ये तीन चीजें अगर फॉल मतलब करेक्ट कर रहा है तो वो पेमेंट करता है, नहीं तो आपको एरर मैसेज आ जाता है ये F110 कोड में। क्लियर? तो ये जो है सिंगल पेमेंट फॉर मार्क आइटम, अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया था सिंगल पेमेंट का ये जो एग्जाम्पल दिया है, तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे फॉल होता है। पेमेंट पर ड्यू डेट, ये अपने को चेक करना है कि नहीं, ये अपने को चेक करना ही है, तो उसके बेस पे ये जो है ना ये कंडीशंस दिया है वो चेक करेगी सिस्टम, ड्यू डेट चेक करेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे पेमेंट पर ड्यू डे ये
चेक करना है। एक्सटेंडेड इंडिविजुअल पेमेंट मतलब इंडिविजुअल पेमेंट तो मतलब एक एक पेमेंट करना है या बल्क पेमेंट करना है, मतलब एक वेंडर का अगर मल्टीपल ड्यू है तो उस केस के लिए यहाँ पे रखना है ये। इसमें से ये जो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन जरूरी नहीं है टिक करना, मगर ये जो सेकंड ऑप्शन जो है ये जरूरी है। इससे आपका ये जो कंट्रोल है आपका प्रॉपर हिट होगा। वैभव, इसमें मुझे एक पूछना है। हाँ। माय पेमेंट साइकिल इज नॉट डे टू डे, मुझे मेरा पेमेंट साइकिल वीकली 2 टाइम्स है, यानी हम्म ट्यूसडे एंड फ्राइडे। ठीक है। हम्म तो मुझे मेरा फ्राइडे को आज का साइकिल है पेमेंट्स हम्म का, तो मुझे कवर करना है ट्यूसडे तक का जो भी बिल्स यस। है। तो हाउ टू, उसके लिए क्या ऑप्शन है? उसके लिए ऑप्शन क्या है, ये F110 जो टी कोड है ना, इसमें नेक्स्ट पोस्टिंग डेट करके एक फील्ड है। तो मतलब आज फ्राइडे है 26 जनवरी, ठीक है, और ट्यूसडे की डेट क्या है 30 जनवरी है। तो आपको 29 जनवरी के सारे पेमेंट लेना है, राइट। यस। तो वो जो नेक्स्ट पोस्टिंग डेट में आप ये 29 जनवरी अगर डालते हो तो यहाँ तक के जो भी पेमेंट ड्यू होंगे वो सारे आपके आज के डेट में आ जाएंगे। ओके ये F110 में प्रोविजन है ओके। ये। ओके। और ये जो है ना, आपने ये जो क्वेश्चन पूछा ना विलास, यस ये यस। क्वेश्चन मैं इंटरव्यू में जब मैं F110 जब या FBZP ये जो प्रोसेस पूछता हूँ तब ये फील्ड का पर्पस पूछता हूँ कि ये ओके फील्ड का पर्पस क्या है। ओके। या फिर आप कंट्रोल कहाँ से करोगे अगर मैं डेट रेंज डालता हूँ तो ये 3 फील्ड है वो। करेक्ट। ओके। I have one question, sir. Actually, if we have a vendor range from 1,000 to 1,999, right? यस। In between, one vendor, they don't accept some particular day they want the payment. Okay. There it will not be there okay, yeah, as per the due date check it will take, right? Then it will not come our regular cycle. We have to set for that vendor. If they want one weekly payment on a particular day means we can take as per the due date check. Fine, sir. I got the answer. That's fine. तो उस केस में अभी एग्जांपल लेते हैं कि आपका ये 1010 ये वेंडर है, इसका ये डेट में फॉल हो रहा है मेरा। Mhm. ओके। इसका ड्यू डेट जो है, एग्जांपल लेते हैं कि इसकी ड्यू डेट 26 जनवरी ही है, मगर ये आपको ये लिस्ट में आप रेंज अगर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फॉल करेगा वो रेंज में, मगर Yes. आपको इसका पेमेंट नहीं करना है। तो आप Yeah. इसका जो इनवॉइस में जाके पेमेंट ब्लॉक ये ऑप्शन है वो कर सकते हैं आप। या फिर आप Okay. दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये जब F110 रन करोगे आप तो उसमें आपको Hmm. लिस्ट मिल जाती है Hmm. कितने आपके वेंडर इनवॉइस आ रहे हैं, तो वहां से भी आप एक्सक्लूड कर सकते हैं डायरेक्टली। Okay. Okay. और यहाँ पे F11 वहां से एक एक्सक्लूड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली वो जो अभी दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि ये 1010 में 5 इनवॉइसेस है, Hmm. वो पांचों इनवॉइस ड्यू है, मगर मुझे 4 के ही पेमेंट करना है। Hmm. तो ये जो एक इनवॉइस जो है यहाँ पे जैसे ये ड्यू डेट का एक टैब है वैसे ही सिलेक्शन का एक टैब है। तो वो जो डॉक्यूमेंट नंबर आप इनवॉइस नंबर अगर आप एक्सक्लूड करके सिलेक्ट करके वहां पे डालते हो तो वो जो एक इनवॉइस नंबर वो लिस्ट में नहीं आएगा आपके पेमेंट के। Okay. But where that like exclude option will be ये available in this? F110 में है। मैं ये Okay. अपना कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद F110 की जो स्टेप्स बताऊंगा उसमें क्लियर करता हूँ वो मैं। Okay. Sure. Okay. और Okay. उसमें फाइंड आउट हो सकता, सपोज एक का दूसरा एडवांस दिया होगा तो वो फाइंड आउट हो जाएगा ना, मुझे खाली बैलेंस पेमेंट करना है।
बैलेंस पेमेंट करने के लिए विलास कैसे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसे मेरी एडवांस अगर आपने 5,000 दिया है, आपका एक्चुअल इनवॉइस अमाउंट कितना है, 10,000 है, राइट? ओके। तो आपको रिमेनिंग 5,000 करना है। तो उस केस में आप जो एडवांस की एंट्री और जो इनवॉइस है फुल 100% का इनवॉइस की अमाउंट, वो नॉक ऑफ करके आपका नेट पेमेंट आपको मिल जाएगा उससे। मतलब आपकी जो है ना, आपने ये जो पेमेंट किया है ना, अगर वो डेबिट नोट मतलब डेबिट एंट्री जो है वो भी आपकी अपीयर होगी, वो आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी सिर्फ। ओके। तो आपको नेट इफेक्ट मिल जाएगा उसका फिर। वो वाउचर में नेट ऑफ कर सकते हैं ना, दोनों को यस सिलेक्ट यस, करके। हाँ, मतलब वो ओके। एंट्री और वो जो स्पेशल जी एडवांस की एंट्री मतलब कैसी रहेगी आपकी, स्पेशल जीएल इंडिकेटर रहेगी आपकी। ये स्पेशल जीएल इंडिकेटर, तो ये जो स्पेशल जीएल इंडिकेटर अपन ने यहाँ पे पेइंग कंपनी कोड में मैप, मतलब ऑल कंपनी कोड में मैप होना जरूरी है आपका, तो ही वो लिस्ट में आएगी आपकी, ओके। और आप और वो ये नॉक ऑफ कर। हाँ बल्क पेमेंट में हाँ हाँ। जो अभी सपोज मल्टीपल बिल्स का लेता है, तो हाँ, नरेशन में टू बैंक की आएगा कि एज नरेशन में कुछ बिल नंबर वगैरह मेंशन हो जाएगा, रेफरेंस नंबर दैट? नहीं, आपका जो होता है ना, टू बैंक अकाउंट ही आएगा। अभी जैसे मैंने बताया ना, ये H2H प्रोसेस जो है, उसमें कैसे होता है कि इंटरफेस में आपने पेमेंट की, मतलब ये F110 आपने रन किया, राइट? वो डेटा यस। आपका, मैं अभी ये सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, बाद में डिटेल में बताता हूँ, ये सब कवर होने के बाद आपका बैंक पे के पास गया, बैंक ने पेमेंट कर दिया, बैंक आपको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा पेमेंट एडवाइस का, उसके साथ में आपका जो यूटीआर नंबर जो होता है ना, वो भी यस। आपको भेजेगा। और वो यूटीआर नंबर आपका जो ये पेमेंट की एंट्री जो रहती है ना, इसके रेफरेंस या हेडर टेक्स्ट जो भी फील्ड आप डिसाइड करते हैं, वहां पे अपडेट हो जाता है। ओके। और आप जो रेफरेंस की बात कर रहे हैं, इनवॉइस के रेफरेंस की, अगर आप ये इनवॉइस के अगेंस्ट अगर आप पेमेंट की एंट्री कर रहे हो, तो जो टेबल लेवल पे अपना जो डेटा स्टोर होता है ना, तो ये जो लाइन आइटम है अपना, तो ये लाइन आइटम पे जो क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर जो रहता है, वो पेमेंट का डॉक्यूमेंट नंबर रहता है। तो उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसका मेरा पेमेंट हो चुका है करके। ओके। मैं एक एंट्री वो दिखाता हूँ आपको, एंट्री मिल जाएगी तो तुरंत, है ना? ये मैं क्लियर करता हूँ, मतलब तो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा आपका क्वेश्चन। क्लियर? ये हो गया अपना पेमेंट मेथड कंपनी कोड लेवल। ये अपना हो गया पेमेंट मेथड इन कंपनी कोड लेवल। अभी जो दूसरे स्टेप्स है, बैंक डिटर्मिनेशन और हाउस बैंक, ठीक है? अभी बैंक डिटर्मिनेशन का जो कॉन्फ़िगरेशन करने के पहले अपने को हाउस बैंक क्रिएट करना पड़ेगा, और हाउस बैंक क्रिएट करने के पहले अपने को बैंक की बनाना पड़ेगा। बैंक की मतलब क्या होता है एसएपी टर्मिनोलॉजी में, मतलब आपका जो आईएफएससी कोड होता है ना, आईएफएससी कोड बैंक का, वो क्रिएट करना पड़ता है आपको। उसमें आपका बैंक अकाउंट नंबर रहेगा, बैंक का नेम रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा, उसका रीजन रहेगा पूरा। तो वो अपन सबसे पहले क्रिएट करते हैं बैंक की। बैंक की क्रिएट करने के लिए टी कोड है FI01। ये FI01 टी कोड में गया, क्रिएट बैंक। इसमें मुझे कंट्री डालना है, मैंने कंट्री डाला आयन, मतलब मेरे इंडिया में है वो बैंक, इसलिए मैंने कंट्री आयन लिया, ठीक है? यहाँ पे मैं आईएफएससी कोड डालूंगा, जो भी मेरे बैंक का आईएफएससी कोड है वो, ठीक है? For other countries, sir, it will not be IFSC code. Something else will be there, right? For मतलब स्विफ्ट कोड होता है उसके लिए, हाँ स्विफ्ट कोड होता है. That स्विफ्ट is कोड that होता will है। be the bank हाँ key in that हाँ, case, right? तो आप Okay. यहाँ पे जब बैंक की बनाओगे ना, तो यहाँ पे वो स्विफ्ट कोड का प्रोविजन दिया गया है, तो वहां पे आप मेंटेन कर सकते हैं, दिखाता हूं मैं वो भी। Okay.
Mhm. ये है स्विफ्ट का, यहाँ पे आप नंबर मेंटेन कर सकते हो। Okay, okay. ये मैंने डाला ICICI बैंक, तो रीजन ये मैंने वेंडर मास्टर से पिकअप नहीं करता है क्या नहीं, इस? ये वेंडर मास्टर का नहीं बना रहे अपन, ये अपन अपने बैंक का मास्टर डेटा बना रहे। ओके वेंडर मास्टर का जो बैंक की जो है वो तो वेंडर प्रोवाइड करेगा अपने को, ओके और वो अपन वेंडर के मास्टर में मेंटेन करेंगे। ये जो अपन अपने बैंक का मास्टर डेटा बना रहे, ओके अपने ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। 001234। अभी वापस FB वाले स्क्रीन पे जाता हूँ। सबसे पहले हाउस बैंक में क्लियर। अभी यहाँ पे हाउस बैंक के स्क्रीन पे एक S4 हाना में चेंजेस हुए हैं। ECC में क्या था और S4 हाना में क्या है। अभी अपन जो ये हाउस बैंक बना रहे हैं ना, अभी यहाँ पे सिर्फ बेसिक डिटेल्स डालने के बाद जो मेन डिटेल्स डालना है, क्या क्या, अकाउंट ID नंबर और बैंक का GL, ओके, बैंक नेम, करेंसी, इसके अलावा अकाउंट टाइप। ये जो डिटेल्स जो अपन मैप करने वाले हैं अपने हाउस बैंक में, ये सारे जो डिटेल्स है अपन SAP GUI थ्रू, मतलब अभी अपन जो काम कर रहे हैं ना, ये SAP GUI स्क्रीन है, ये इससे अपन मेंटेन नहीं कर सकते। उसके लिए अभी S4 में प्रोविजन की गई है फ्यूरी एप्लीकेशन में। फ्यूरी एप्लीकेशन में जाके ही आप ये बाकी डिटेल्स जो है आप मैप कर सकते हो। ECC में क्या था, आप ये SAP GUI से ही आप मैप कर सकते थे। ये एक चेंज S4 हाना में हाउस बैंक रिलेटेड हुआ है। क्लियर अभी। यस और वो जो है उसके लिए मतलब वो मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ उसके जो एक ऑथराइजेशन भी, मतलब जो हाउस बैंक क्रिएट करने वाला है बंदा, मतलब जिसके ID से वो होगा, तो एक स्पेसिफिक रोल बनाया है इस फोर हाना में। स्टैंडर्ड रोल है कैश अकाउंट मैनेजर, ऐसा कुछ रोल है। तो वो रोल उस यूजर ID में होना जरूरी है, और फ्यूरी एप्लीकेशन का एक्सेस भी उसको होना जरूरी है। और फ्यूरी एप्लीकेशन में एक बैंक अकाउंट करके एक एप्लीकेशन होती है, वो भी फ्यूरी एप्लीकेशन में होना जरूरी है। ये 3 प्री रिक्विजिट्स है उसके लिए। अगर ये सारे चीजें हो तो ही, मतलब अगर एग्जांपल लेते हैं विलास, आपको मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि अगर नया बैंक आपके पास होता है तो आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो आपका जो यूजर ID रहेगा ना, तो ये 3 चीजें आपके यूजर ID में होना जरूरी है। एक तो वो रोल जो कैश मैनेजर करके रोल होता है वो, बाकी आपका फ्यूरी का एक्सेस होना चाहिए आपके ID में, ओके। और तीसरा जो है मतलब एप्लीकेशन होते, फ्यूरी मतलब क्या है, एक एक टाइल्स होते हैं वैसे, तो वो टाइल्स क्रिएट होनी चाहिए आपके यूजर ID में बनी हुई, तो ही आप ये
हाउस बैंक मास्टर डेटा क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? ये अपन अपनी कंपनी कोड सर्च करते हैं, HY01। ये मैंने सर्च किया, ये सिलेक्ट किया, ये हाउस बैंक में मैं गया, यहाँ पे न्यू एंट्रीज करके है। अभी यहाँ पे मैं मेरे हाउस बैंक जो मुझे बनाना है वो मैं डालूंगा। अभी मैं डालता हूँ ICI। ठीक है, ये 5 डिजिट डाला। कौन से कंट्री के लिए है वो कंट्री मैंने डाला यहाँ पे। और अपन ने अभी जो FI01 में जो बैंक की बनाई ना, वो यहाँ पे असाइन करेंगे, क्योंकि वो बैंक की अपनी कौन से इसके लिए बनाई थी अपन ने, ICICI बैंक के लिए बनाई थी। राइट? आप ये ड्रॉप डाउन से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्टली मेंटेन कर सकते हैं। ये अपन ने बनाई है। यहाँ पे ये बैंक की में आपने जो जो डिटेल्स फिल किए थे वो सारे यहाँ पे कैप्चर हो जाएंगे आपके। ये आ गए आपके डिटेल्स सारे, क्योंकि ये यहाँ पे नॉन एडिटेबल है ये सारे डिटेल्स। तो वो सारे डिटेल्स वो कहाँ से लेके आता है, बैंक की से लेके आता है वो। ओके, ये हो गया आपका हाउस बैंक। आपका ये बन गया आपका हाउस बैंक। अभी आपने यहाँ पे वो जो मैंने डिटेल्स बताए हैं ये कहीं पे भी नहीं डाले अभी तक। बैंक GL नहीं डाला है, करेंसी नहीं डाला है, अकाउंट टाइप कौन सा, अकाउंट टाइप मतलब आपका करंट अकाउंट है, लोन अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, ये सारे डिटेल्स नहीं डाले, बैंक नेम नहीं डाला है। तो यहाँ पे आप ये जो इसी से कंटिन्यू करके बैंक अकाउंट्स में अपन जाते हैं। यहाँ पे आ गया रीड एक्सेस ओनली, क्योंकि ये जो आगे की सिस्टम है पहले यहाँ पे ECC में अलाउ करता था, अभी यहाँ पे अलाउ नहीं करता है। यहां से अभी आप क्रिएट बैंक अकाउंट पे क्लिक करोगे, पहले यहीं पे आप बना सकते थे ये सारे डिटेल्स। अभी आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको फ्यूरी एप्लीकेशन पे रीरूट करेगा। देखते हैं इसका फ्यूरी का है कि नहीं। नहीं अलाउ कर रहा है वो। एक सेकंड, राजेंद्र को पूछ। मैं एक बार राजेंद्र से पूछ लेता हूँ, और अगर नहीं है तो मेरे पास स्क्रीनशॉट्स है, उसके ऊपर मैं आपको दिखा दूंगा। मतलब क्या क्या, मतलब ये जो मैंने बताया ना ये स्टेप्स, यही आते हैं वो सारे। स्क्रीन आ जाती है, वो स्क्रीन एटलीस्ट कैसे आएगी क्या आएगी वो तो मतलब आपको मालूम होना चाहिए। तो उसके स्क्रीनशॉट्स है जो मेरे लाइव प्रोजेक्ट्स के हैं, वो स्क्रीनशॉट में आपको दिखाऊंगा। यहाँ से आपको रीरूट करता है, मगर ये रीरूट करने के लिए जैसे मैंने बताया कि अगर विलास आपको एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो आपको वो 3 चीजें होना जरूरी है। यहाँ पे हम्म,
तो यहाँ पे ये सारे हाउस बैंक बन जाएगी आपकी। अभी क्या होगा, अपना जो है ये हाउस बैंक तो आईसीआईसीआई ये बन गया है, मगर अपना अकाउंट आईडी नहीं बना, जो अपना फ्यूरी एप्लीकेशन में बनता है। जो जीएल असाइन होता है, जीएल कौन सा असाइन होगा अपना यहाँ पे, ये जो जीएल है ना, अपना ये जो बैंक जीएल, आपका मेन बैंक अकाउंट नंबर का जीएल असाइन होगा यहाँ पे, मेन अकाउंट नंबर। मतलब आपके, जब आप एक हाउस बैंक बनाते हैं तो आपके 3 जीएल क्रिएट करने पड़ते हैं। एक मेन अकाउंट होता है, एक इनकमिंग अकाउंट होता है, और एक तीसरा होता है आउटगोइंग अकाउंट। मतलब आप जब बैंक रिकंसिलेशन एंट्री करोगे तो ये सारे जो इनकमिंग और आउटगोइंग के जो बैंक के जीएल है, उसमें सेकेंड इफेक्ट पड़ के वो सारा जो इम्पैक्ट है वो कहाँ पे जाएगा, आपका मेन अकाउंट में। मतलब अभी जैसे ये एंट्री है ना ये पेमेंट की, ये मतलब मेरा कौन सा रहेगा, आउटगोइंग बैंक अकाउंट रहेगा। जब आप बैंक रिकंसिलेशन करोगे तो आउट, वहां पे एंट्री क्या होगी, आउटगोइंग बैंक अकाउंट डेबिट टू मेन अकाउंट होगा। ओके, तो आपका जो मेन अकाउंट है, मंथ एंड में जो बैलेंस रहेगा आपका, और बैंक का पासबुक मतलब बैंक बैलेंस, एक्चुअल बैंक बैलेंस जो है वो आपका टैली होता है। तो मतलब आपका बैंक रिकंसिलेशन टैली हो गया है करके। क्लियर? तो ऐसे ये 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, मगर यहाँ पे हाउस बैंक में अपन मेन एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं, मेन अकाउंट। क्लियर? अभी बैंक की बनाई है, हाउस बैंक बनाया है। अभी इसके बाद में अभी अपनी जो एक स्टेप बाकी है बैंक डिटर्मिनेशन की, उसमें जाते हैं। अभी यहाँ पे क्या क्या मेंटेन करना है अभी अपन देखते हैं। ये 6 स्टेप्स है यहाँ पे, जरूरी नहीं है सारे स्टेप्स फिल करना है। अभी यहाँ पे 6 स्टेप्स दिए हैं। क्या क्या स्टेप्स है यहाँ पे कि, 6 स्टेप्स दिए हैं। रैंकिंग ऑर्डर, बैंक अकाउंट एनहांसमेंट, अवेलेबल अमाउंट्स, वैल्यू डेट, एक्सपेंसेस, चार्जेस। मगर ये सारे अपने मैंडेटरी नहीं है, मगर इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट, मतलब क्या क्या पर्पस है ये स्टेप्स का, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी अपना कंपनी कोड सर्च करना है। ये है अपना HY01 कंपनी कोड। ठीक है, सबसे पहले अपन सिलेक्ट कर रहे हैं रैंकिंग ऑर्डर। अभी ये रैंकिंग ऑर्डर मतलब क्या है कि आपके पास अगर मल्टीपल बैंक है, जैसे अपन ने एक आईसीआईसीआई बैंक ये है अपना अभी, ठीक है, एचडीएफसी है, बाद में एक्सिस बैंक है, ये 3 बैंक है आपके। इसमें आपने हर बैंक में मेथड सेम रखे हैं। ठीक है, ये मैंने एनईएफटी है, मेरे आरटीजीएस है। तो अभी ये जो पेमेंट मेथड है, इसको मैं सीक्वेंस देने वाला हूं। मतलब मेरे को ये ऑर्डर डिफाइन करना है इसका, पेमेंट मेथड का, कि अगर मैं पेमेंट करने जाऊंगा तो सबसे पहले कौन सा पेमेंट मेथड चेक करेंगे, और ये 3 बैंक में से कौन सी बैंक मुझे फर्स्ट रखनी है। मतलब मुझे अगर वेंडर पेमेंट करना है तो मैं सबसे पहले बाय डिफॉल्ट कौन सी बैंक सिलेक्ट होगी मेरी। अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक ये रैंकिंग में फर्स्ट रखता हूं तो मेरी बाय डिफॉल्ट फर्स्ट रैंकिंग में
आईसीआईसीआई बैंक आ जाएगी। और इसका भी पेमेंट मेथड अगर मैं 1 रखता हूं तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट पेमेंट मेथड कौन सी रहेगी मेरी, एन रहेगी। तो यहाँ पे मुझे पेमेंट मेथड और बैंक का सीक्वेंस डिसाइड करना है। अभी ये मैं न्यू एंट्रीज में जाऊंगा। अपन ने जो ये HY01 के लिए पेमेंट मेथड डिफाइन की है वो अपने को लिस्ट में मिल जाएगी। ये एनईएफटी अपन ने मेंटेन की है, अपन ने ये मुझे मिल गई। अपनी करेंसी कौन सी है वो डालनी है। रैंकिंग ऑर्डर ये मुझे एक डालना है। अभी अपन ने एक ही हाउस बैंक बनाया है। अभी इसका हाउस बैंक क्या है, अपन ने ये हाउस बैंक बनाया है आईसीआईसीआई, ये मैं सिलेक्ट करूंगा। अभी अगर मैं एचडीएफसी अगर सेम पेमेंट मेथड के लिए रखता हूं तो ये एचडीएफसी बैंक ये सीक्वेंस में आपका आएगा। अगर मेरा ये आईसीआईसी बैंक के अलावा दूसरी अगर पेमेंट मेथड रखता हूं तो आरटीजीएस रहेगी। ये मेरा सीक्वेंस नंबर क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। इस तरह से अपन ये रैंकिंग ऑर्डर अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन में बैंक है उनका अपन यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं। क्लियर, ये फर्स्ट स्टेप। ये मैं सेव करता हूं। इसके बाद में है बैंक अकाउंट। अभी यहाँ पे बैंक अकाउंट में आपको यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अपने 3 अकाउंट रहते हैं, मेन अकाउंट, इनकमिंग अकाउंट और आउटगोइंग अकाउंट। ठीक है, तो ये जो अपन ने हाउस बैंक बनाया है ये अगर अपन सिर्फ आउटगोइंग बैंक के लिए यूज करने वाले हैं तो ये जो आउटगोइंग बैंक अकाउंट है ना ये मेरा सब अकाउंट यहाँ पे मेंटेन होगा। और ये मेरा हाउस बैंक यहाँ पे रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। इसमें पेमेंट मेथड कौन सी रहेगी जो मैंने क्रिएट की है वो एनईएफटी। करेंसी मेरी रहेगी आईएनआर। ठीक है, अकाउंट आईडी जो अपन ने बनाई नहीं है क्योंकि वो अकाउंट आईडी कहाँ बनती है, अपनी फ्यूरी एप्लीकेशन में बनती है। ठीक है, तो वो अकाउंट आईडी यहाँ पे अपने को मेंटेन करनी है जो अपन ने ये हाउस बैंक के अगेंस्ट बनाई है। और यहाँ पे अपना रहेगा बैंक सब अकाउंट नंबर। मतलब अपना बैंक सब अकाउंट नंबर मतलब कौन सा रहेगा, आउटगोइंग का अकाउंट नंबर रहेगा। क्योंकि ये जो अपन ने पेमेंट मेथड जो बनाई है ये पेमेंट मेथड ये अपन आउटगोइंग के लिए बनाई है। इसलिए जो अपन ने पेमेंट मेथड इन कंट्री में अपन ने सिलेक्ट किया था ना, आउटगोइंग और इनकमिंग में सिर्फ आउटगोइंग, इसलिए यहाँ पे सिर्फ आपको कौन सा जीएल मेंटेन करना है, आउटगोइंग का। अगर ये पेमेंट मेथड आपकी इनकमिंग पेमेंट के लिए होगी तो यहाँ पे आपको इनकमिंग बैंक अकाउंट आपको मेंटेन करना है। क्लियर, यहाँ पे मतलब ये बैंक अकाउंट अपन क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। अभी रैंकिंग ऑर्डर में आपने जो जो डिटेल्स भरे हैं, जो जो हाउस बैंक सिलेक्ट किए, मतलब आपके अगर 3 हाउस बैंक है तो तीनों हाउस बैंक के उनके पेमेंट मेथड सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करने हैं। ये कॉम्बिनेशन में आपका हाउस बैंक रहेगा, पेमेंट मेथड रहेगा, करेंसी रहेगा, अकाउंट आईडी और बैंक सब अकाउंट। क्लियर, ओके। एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ। ओके, ये हो गया अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स। अभी ये मैं सेव नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये मैंडेटरी है अकाउंट आईडी।
ये अपना स्क्वायर और टिक आ गया, मतलब ये मैंडेटरी है और अपन ने ये बनाया नहीं अपन ने, क्योंकि अपने को वो अलाउ नहीं किया वहां पे फ्यूरी एप्लीकेशन स्क्रीन के लिए। अभी थर्ड स्टेप जो है बैंक अकाउंट। अभी यहाँ पे बैंक अकाउंट में जो अपन ने फर्स्ट रैंकिंग ऑर्डर में जो रैंकिंग ऑर्डर दिया है, वो रैंकिंग ऑर्डर अपने को यहाँ पे वापस मेंटेन करना है विथ बैंक सब अकाउंट नंबर। यहाँ पे अपन ने सिर्फ पेमेंट मेथड, करेंसी और हाउस बैंक सिलेक्ट किया था और रैंकिंग ऑर्डर। वही रैंकिंग ऑर्डर अपने को एडिशनल कॉम्बिनेशन में, मतलब अकाउंट आईडी और सब अकाउंट के कॉम्बिनेशन में अपने को ये बैंक अकाउंट एनहांसमेंट में मेंटेन करना है। जैसे अभी अपनी जो हाउस बैंक कौन सी है, इसमें आईसीआईसीआई बैंक है। इसमें अपनी पेमेंट मेथड जो अपन ने बनाई है एनईएफटी है। ये करेंसी आईएनआर आएगी अपनी। रैंकिंग ऑर्डर अपन ने फर्स्ट दिया है। अकाउंट आईडी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, अपन ये ब्लैंक रख सकते हैं। और यहाँ पे अपना सब अकाउंट नंबर, मतलब वापस अपना कौन सा अकाउंट नंबर आएगा यहाँ पे, आउटगोइंग अकाउंट नंबर, क्योंकि अपनी ये जो पेमेंट मेथड जो है आउटगोइंग पेमेंट के लिए है। क्लियर? तो Yes. ये सारे चीजें यहाँ पे फिल करने हैं। ओके, इसके बाद में ये मैं सेव कर देता हूं। अवेलेबल आउटगोइंग पेमेंट, यहाँ पे आपको जो है हाउस बैंक, अकाउंट आईडी, डेज, करेंसी और अवेलेबल फॉर आउटगोइंग पेमेंट और शेड्यूल इनकमिंग पेमेंट। एक्चुअली शेड्यूल इनकमिंग पेमेंट ये जो है यहाँ पे अपन ब्लैंक ही रखते हैं। मगर अवेलेबल आउटगोइंग पेमेंट मतलब जैसे बैंक में अगर अपने को पेमेंट करना है तो मिनिमम अमाउंट कितना रखना है, क्या रखना है, जो लिमिट्स जो है, और वो हाउस बैंक कॉम्बिनेशन में अपन यहाँ पे मेंटेन करते हैं ये सारे चीजें। ये जो फील्ड है यहाँ से अवेलेबल अमाउंट, वैल्यू डेट और एक्सपेंसेस, ये सारे मैंडेटरी नहीं है, मगर क्या पर्पज है ये मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मिनिमम अपन आउटगोइंग पेमेंट के लिए कितना रख सकते हैं, हाउस बैंक और अकाउंट आईडी के कॉम्बिनेशन में ये फिल करते हैं। और यहाँ पे आती है वैल्यू डेट। वैल्यू डेट मतलब क्या है कि आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन डे। वैल्यू डेट मतलब क्या है, आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट, मतलब सॉरी, मतलब आपका जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रहा है। अभी जैसे चेक अगर आप इशू करते हैं तो सेम डे नहीं होता, अगर अदर बैंक का हो तो एटलीस्ट 2 डेज लगते हैं, राइट। नेक्स्ट डे वो नेक्स्ट वर्किंग डेज के लिए वो क्लियर हो जाता है। तो वो जो है नेक्स्ट वर्किंग डे, भले आपने आज डेट इशू किया है, मगर उसकी वैल्यू डेट क्या रहेगी, आपके स्टेटमेंट में क्या आएगी, कल की डेट आएगी, राइट। तो वो हो गई आपकी वैल्यू डेट। तो आपको वैल्यू डेट के हिसाब से, मतलब आपके ट्रांजैक्शन डेट के हिसाब से पेमेंट मेथड में कुछ अमाउंट लिमिट रखना है क्या। मतलब आज के डेट में मैं पेमेंट मेथड जो है एनईएफटी अगर करता हूं तो एनईएफटी के लिए मैं सिर्फ 50 लाख का लिमिट रखूंगा। आरटीजीएस के लिए सिर्फ मैं 75 लाख का लिमिट रखूंगा। ऐसे में पर ट्रांजैक्शन डे के हिसाब से यहाँ पे लिमिट सेट कर सकता हूँ। क्लियर? Yes. पेमेंट मेथड के हिसाब से मैं लिमिट यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। इसके बाद में जो है एक्सपेंसेस और चार्जेस जो है इंडिकेटर, मतलब अभी एनईएफटी अपन करते हैं तो 1 लाख रुपए का एनईएफटी किया तो बैंक चार्जेस लेता है, राइट। तो एक तो वो अमाउंट डिडक्ट करके लेता है, या फिर अपने को 1 लाख प्लस वो जो एनईएफटी चार्जेस है वो ऐड करके अपने को देना पड़ता है, राइट। तो वो एंट्री होती है। मगर वो जो एंट्री है, मतलब आपकी एंट्री क्या आएगी, आपकी उसमें एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू मेन अकाउंट आएगी आपकी, राइट। तो ये जो एंट्री है ना अपन,
ये बैंक रिकंसिलेशन से अपन हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए अलग से आपको मैनुअल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो वो बैंक रिकंसिलेशन में वो आपका मैं कवर करूंगा कि ये एंट्री आपकी डायरेक्ट कैसी होगी। मतलब आपके स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस चार्जेस का अलग से आपका हिट होता है, डेबिट अमाउंट जो भी है, तो वो डायरेक्टली आप मेन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू बैंक रिकंसिलेशन। ठीक है, तो वो उसके लिए यहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे जो है स्टेप्स जो है अपने किस में आते हैं, बैंक डिटर्मिनेशन में। ऐसे ये 6 स्टेप्स है, ऑल कंपनी कोड, पेइंग कंपनी कोड। अभी अगर आपको इंटरव्यू में पूछा गया है कि एक्सप्लेन द ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम, तो सिर्फ ये हेडिंग जो है ये बता के छोड़ना नहीं है। हर टैब में क्या क्या चीज है वो आपको एक्सप्लेन करना है। मतलब ये ऑल कंपनी कोड में अपन क्या मेंटेन करते हैं, उसका पर्पज क्या है, वो आपको बताना है। पेइंग कंपनी कोड, पेइंग कंपनी कोड मतलब आप एक्चुअल जिस कंपनी कोड से पेमेंट करने वाले हैं। अगर आपने उसमें एग्जाम्पल दिया तो बहुत अच्छा। जैसे मैंने बताया कि 4 कंपनी कोड है, उसमें से सिर्फ, क्योंकि अगर आपने एग्जाम्पल नहीं दिया या फिर आपने एक्सप्लेन नहीं किया तो उसके ऊपर आपके लिए क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर? तो ये सिर्फ पॉइंट टैब जो है हेडिंग वो बता के नहीं छोड़ना है, उसमें आपको एक्सप्लेन करना है। क्लियर? तो ये तो हो गया अपना कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। अभी ये जो कॉन्फ़िगरेशन जिस टी कोड के लिए किया था वो टी कोड में एक्सप्लेन करता हूं अभी। वो टी कोड है अपना F110। ठीक है, ये F110 का टी कोड है। ऑटोमेटिक पेमेंट ट्रांजैक्शन, ये टी कोड का जो डिस्क्रिप्शन है वो है ही अपना ऑटोमेटिक पेमेंट ट्रांजैक्शन। अभी यहाँ पे सबसे पहले जो ये दोनों फील्ड मैंडेटरी है, रन डेट और आइडेंटिफिकेशन। रन डेट मतलब आप जिस दिन रन करने वाले हो वो डेट। जैसे मैंने आज रन करने वाला हूं, ये मैंने डेट डाल दी आज की। ठीक है, इसके बाद में आएगा आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब आपका एक की क्रिएट होता है, वो की के अंदर आपने जिस जिस वेंडर के पेमेंट किए हैं या कस्टमर की रिसीट किए हैं वो सारी इंफॉर्मेशन वो की में आ जाती है। तो ये मतलब रेगुलर प्रैक्टिस में जब आप काम कर रहे हो तो ये आप सीक्वेंस से मेंटेन, मतलब ये कहाँ मेंटेन नहीं होती, आप आपके ओन सीक्वेंस से ले सकते हो। मतलब आपने अगर दिया कंपनी कोड वाइज, मतलब HY001 ये आपने रखा, दूसरे दिन आपने 2 रखा, तीसरे दिन 3 रखा, HY मतलब आपका पेइंग कंपनी कोड हो गया, राइट? तो ये सीक्वेंस आपके ओन सीक्वेंस, मतलब आप मेंटेन कर सकते हैं, ये कहीं भी सिस्टम में कॉन्फ़िगर नहीं होता है। तो ये अपन यही रखते हैं HY001। इसके बाद में है सबसे पहले जो टैब है पैरामीटर वाला। अभी ये पैरामीटर में ये अपने को इंफॉर्मेशन फिल करनी है। पोस्टिंग डेट मतलब आपका जिस दिन पोस्ट होने वाली है ये अकाउंटिंग एंट्री, वेंडर अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग बैंक अकाउंट वाली, ये डेट है अपनी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे कंपनी कोड आएगा आपका। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है पेमेंट मेथड, राइट? और जो मैंने अभी बताया था ना विलास आपको, नेक्स्ट पोस्टिंग डेट वाला, यस, ये वाली है। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं नेक्स्ट पोस्टिंग डेट। ओके, यहाँ पे आप आपकी रेंज डालिए, आपके जो जितने भी वेंडर की रेंज है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कस्टमर का भी रिसीट करना है तो कस्टमर की भी रेंज आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। क्लियर? ये हो गया मेरा पैरामीटर टैब। इसके बाद में है फ्री सिलेक्शन। दीपा, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको एक्सक्लूड करना है, 5 में से एक डॉक्यूमेंट आपको एक्सक्लूड करना है, तो यहाँ पे आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, राइट?
तो उसके लिए यहाँ पे टिक करो यहाँ पे, और क्या एक्सक्लूड करना है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में मुझे ये 3 ऑप्शन दिए हैं। ये अगर मैं डॉक्यूमेंट में गया तो यहाँ पे मुझे पूछता है किस फिल्टर से आपको एक्सक्लूड करना है। अभी मैंने जैसे ये डॉक्यूमेंट नंबर सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे मुझे जो डॉक्यूमेंट मुझे एक्सक्लूड करना है वो वैल्यू, मतलब वो डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे मैं फिल कर सकता हूँ। तो वो डॉक्यूमेंट, मतलब वो जो है इनवॉइस, अगर वो ड्यू डेट भी हो गई है फिर भी वो अपने लिस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि अपन ने उसको एक्सक्लूड किया है। अगर आपको इंक्लूड करना है सिर्फ वो डॉक्यूमेंट नंबर, मतलब जैसे रिवर्स अगर अपन सोचते हैं, तो ये मेरे 5 डॉक्यूमेंट ड्यू है, उसमें से मुझे एक का ही पेमेंट करना है, तो अपन यहाँ पे एक्सक्लूड का हटा देंगे और सिर्फ वो एक ही डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे, तो वो एक ही डॉक्यूमेंट नंबर वो अलाउ करेगी सिस्टम। मतलब आपको यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया आप डाल सकते हैं यहाँ पे। क्लियर? ये हो गया, ये जो आपको एक्सक्लूड या इंक्लूड करना है उसके लिए। इसके बाद में है एडिशनल लॉग। एडिशनल लॉग में मैंने ये 3 बताए थे चीजें जब अपन कॉन्फ़िगर कर रहे थे, राइट? तो वो तीनों चीजें आपने को यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ड्यू डेट, मतलब भले मैंने यहाँ पे पैरामीटर में रेंज डाली होगी, मगर उसमें से जिस वेंडर का ड्यू डेट हो चुका है उसी का पेमेंट होगा वो, राइट? इसका जो सेकंड में डाल रहा हूँ रिक्वायर्ड क्या है, पेमेंट मेथड। मतलब पैरामीटर में मैंने जो पेमेंट मेथड जो सिलेक्ट की है एन करके, और वो जो एन जिस वेंडर मास्टर में असाइन है उसी को वो अलाउ करेगा। और ये फोर्थ ऑप्शन है लाइन आइटम ऑफ द पेमेंट डॉक्यूमेंट, मतलब इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट एंट्री नहीं हुई है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। तो ये अपन 3 रिक्वायर्ड डिटेल्स उसमें डाले हैं, तो इसके बेस पे वो डॉक्यूमेंट चेक करेगा। तो अगर उसमें इसमें मुझे सपोज ऑल सिलेक्शन है ना, वो हम्म, ट्रांजैक्शन देख के ही सिलेक्ट करना है, तो आप पैरामीटर दे रहे हो सब ठीक है, एज हाँ पर हाँ ड्यू डेट पूरा सिलेक्शन कर रहा है ओके, हाँ पर मुझे हाँ, व्यू करके ही देखना है, प्रोसेस करना है। मतलब कौन से वेंडर आपको आ रहे हैं वो। एज ऑन डेट तक जो भी ड्यू हाँ हो रहा है मुझे पूरी हाँ लिस्ट आने चाहिए, बट हाँ प्रोसेस करने के पहले मुझे व्यू करके सिलेक्ट करना है। सपोज मुझे मुझे एक्सक्लूड करना है तो मैं वहां पे कर दूंगा मैं, हाँ, तो तो ऑप्शन। वो जो है ना ये जो अपना प्रपोजल है, मीन्स ये प्रपोजल होता है अपना पेमेंट प्रपोजल। तो जब आप पेमेंट प्रपोजल आगे स्टेप्स है उसमें, तो एडिट प्रपोजल में अगर जाते हो तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जितने भी ओके इनवॉइस लिस्ट है जो ये 3 में फॉल हो रही है, तीनों क्राइटेरिया में, तो वो लिस्ट मिल जाती है। वहां से आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, वो ऑप्शन है वहां पे। ओके यहाँ पे मैं वापस लिस्ट दे दिया वेंडर की, ठीक है। ये 3 मेरे मेन टैब है, ठीक है। आपको अगर एपीपी प्रोसेस पूछते हैं तो वो 6 स्टेप्स जो है ना अपने, वो बताने के बाद ये टी कोड भी एक्सप्लेन करना है, ओके। इसके बाद में ये 3 टैब भरने के बाद मुझे स्टेटस में जाना है। अभी ये मुझे पूछ रहा है सिस्टम, डू यू वांट टू सेव द डेटा फर्स्ट, तो मैंने यस किया, मुझे सेव करना है। ये मेरे पैरामीटर्स हैव बीन, मतलब ये जो डिटेल्स मैंने डाले हैं वो सेव हो गए, ठीक है। अभी मैं ये प्रपोजल रन करूंगा, यहाँ पे शेड्यूल प्रपोजल करके है। यहाँ पे अगर जैसे आपने बताया विलास कि आपके कंपनी में 2 दिन ही हिट होता है, एक ट्यूसडे और एक फ्राइडे। यस आपने सुबह सुबह ये बना दिया ये, मगर आपको ये शाम को 4 बजे ही स्टार्ट करना है, तो आप ये यहाँ पे 4 बजे का टाइम डाल सकते हो। भले आपने सुबह क्रिएट किया है तो ये 4 बजे हिट होगा ये, यहाँ पे आप ये टाइम लिमिट डाल सकते हैं यहाँ पे। मगर आपने सुबह 10 बजे बनाया, तो 10 बजे अगर आपको इमीडिएट स्टार्ट करना है तो यहाँ पे आप टिक दे सकते हैं, स्टार्ट इमीडिएटली, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे दिए, शेड्यूलर या इमीडिएट। यहाँ पे मैंने स्टार्ट इमीडिएट सिलेक्ट किया और कंटिन्यू किया। ये मेरा प्रपोजल रनिंग हो गया। ये मैं
रिफ्रेश करता हूं, अभी यहाँ पे मेरा डेटा कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरा कैंसिल हो गया है, क्योंकि अपने वेंडर वगैरह कुछ भी नहीं है। अभी अगर आप प्रपोजल में अगर जाके देखते हो तो यहाँ पे आपको एरर मैसेज मिल जाएगा। पेमेंट प्रपोजल आज के डेट में हैज नॉट बीन क्रिएटेड, क्योंकि मेरा कुछ भी डेटा नहीं है उसमें, इनवॉइसेस भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे आप लॉग फॉर प्रपोजल पेमेंट आइडेंटिफिकेशन करेक्ट द कस्टमाइज सेटिंग्स फॉर द लेजर्स फॉर द यूनिवर्सल जर्नल। अभी तक अपन ने मतलब अपने लेजर्स भी मेंटेन नहीं है, अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह भी अपने मेंटेन नहीं है यहाँ पे। तो ये एरर मैसेज आ गया, मतलब ये तो अपना कॉन्फ़िगरेशन वाला है, इनकम्प्लीट है एरर। इसलिए यहाँ पे आपको जैसे ये डिस्प्ले प्रपोजल लॉग है ना, ये अगर आपका सक्सेस हो गया तो सक्सेस का मतलब आपके जो पेमेंट की जो एंट्री है ना, ये इसका आपका डॉक्यूमेंट नंबर भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ओके, अगर एरर मैसेज है, आपके 2 डॉक्यूमेंट क्रिएट हुए, तीसरे डॉक्यूमेंट को एरर है, तो आपको यहाँ पे एरर मैसेज दिख जाएगा। एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने एनईएफटी में 20 लाख का मैक्सिमम लिमिट रखा है और एक इनवॉइस जो है मोर देन 20 लाख का है, तो आपको ये लिमिट का एरर आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे लिस्ट में एरर या सक्सेसफुल हुए हैं उसकी लिस्ट मिल जाएगी। और जैसे मैंने बताया कि एडिट प्रपोजल, आपको लिस्ट अगर देखना है, आप यहाँ पे पैरामीटर सेव होने के बाद भी यहाँ पे ये जो है प्रपोजल क्रिएट करने के पहले एडिट प्रपोजल करके यहाँ पे ऑप्शन आता है, तो उसमें से आप देख सकते हैं लिस्ट। तो वो पूरी लिस्ट मिल जाती है आपको। मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है वो स्क्रीनशॉट के साथ, वो मैं शेयर कर देता हूँ, उसमें वो स्क्रीनशॉट कवर किया हुआ है। आप जब ओके। आपकी कंपनी कोड क्रिएट करोगे और जब खत्म होगा आपका कंपनी कोड कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पूरा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट के साथ कर सकते, तो आपको वो लिस्ट मिलेगी। इवन मतलब आपने स्पेशल जीएल इंडिकेटर सिलेक्ट किए हैं, तो वो जो एडवांस की एंट्री जो है ना आपकी डेबिट नोट की, मतलब डेबिट वाली, वो भी आपकी वहां पे शो होगी। तो आप वो डेबिट एंट्री और इनवॉइस की ओरिजिनल एंट्री वो आप नॉक ऑफ करके नेट अमाउंट का पेमेंट आपको चला जाएगा, मतलब वेंडर को चला जाएगा वो। उसमें एक ऑप्शन ऐसा भी है, अगर मेरा ये रिलायंस ये वेंडर है, ठीक है, अभी ये वेंडर मास्टर में मेरे 2 बैंक मैप है, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। अभी जो इसमें अगर अपन फर्स्ट नंबर पे एचडीएफसी अगर रखा है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपके प्रपोजल में वो एचडीएफसी ही सिलेक्ट करता है वेंडर का बैंक। मगर आप वेंडर की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, मुझे एचडीएफसी में नहीं चाहिए पेमेंट, मुझे आईसीआईसीआई में चाहिए, तो वो जो लिस्ट मैंने बताई वो लिस्ट में जाके आप रीअलोकेट कर सकते हैं, सेकंड बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं आप वो पर्टिकुलर वेंडर की। या फिर आप इनवॉइस बनाते वक्त आपको अगर पता है कि आपको ये सेकंड बैंक में ही पेमेंट करना है, तो इनवॉइस में भी प्रोविजन है कि आप वो हाउस बैंक डाल दो, तो वो बाय डिफॉल्ट जो सेकंड बैंक जो है वही वहां पे ही आपका पेमेंट जाएगा। ये भी इसमें बैंक बैंक पोर्टल में कैसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली? बैंक पोर्टल में मतलब बैंक अकाउंट में बोल रहे हैं आप? नहीं, मेरा बैंक अकाउंट जो है, सपोज आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट है, हाँ। ठीक है, दिस हम्म, इज माय ईआरपी एंट्री वो, ठीक है, हाँ। हाँ। ईसीसीआर। हम्म। तो डायरेक्ट बैंक से टाइप कैसे हो जाएगा एंट्री? मतलब ये देखो ना, ये अपनी पेमेंट की एंट्री है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग बैंक अकाउंट, हम्म। तो, हम्म। तो वही एंट्री यहाँ पे अपनी क्रिएट होने वाली है। यहाँ पे जो नहीं, एंट्री ये क्रिएट तो होगी, मेरा सिस्टम का एंट्री है। हाँ। बैंक का पोर्टल पे, बैंक का जैसे अपन पेमेंट करना है ना, बैंक हाँ। पेमेंट रिफ्लेक्ट हाँ, होना चाहिए ना पोर्टल पे। तो पोर्टल पे मतलब ये जो मैंने H2H प्रोसेस बताया ना, वो मैं अभी हम्म। एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये तो पूरा मेरा FBZP और F110 का ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन? नहीं। अभी ये मेरी एंट्री क्रिएट हुई,
राइट। वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये मेरी एंट्री क्रिएट हुई। अभी जैसे ऑटोमेशन जो बोला जाता है, मतलब बैंक के साथ इंटरफेस, तो वहां पे कैसे होता है, ये मेरा एसएपी है, एक मिडलवेयर एक रहेगा और एक मेरा बैंक रहेगा। ठीक है, तो एसएपी में अपनी एंट्री हो गई वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये मेरी एंट्री हो गई। तो ये जो है जितने भी आज के डेट में एंट्रीज हुई है उसकी एक फाइल जनरेट होती है। मतलब अपने को ये एसएपी में एबापर के हेल्प से अपने को कोडिंग करना पड़ेगा, प्रोग्राम लिखना पड़ेगा कि मेरा ये F110 होने के बाद जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें वो सारा एक फॉर्मेट में लेके आओ। वो जो फॉर्मेट है वो बैंक वाले शेयर करते हैं अपने को कि मुझे ये फॉर्मेट में चाहिए। मतलब जैसे सेंडर का बैंक डिटेल्स, मतलब अपना बैंक डिटेल्स आएगा, फिर वेंडर के नाम आएगा, वेंडर के बैंक डिटेल्स आएंगे। ठीक है, और फिर अमाउंट आएगी, पेमेंट मेथड आएगी। ठीक है, ये सारे चीजें जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में क्रिएट होंगे। और वो जो टेक्स्ट फाइल जो है एक अपन फोल्डर बनाएंगे, मतलब एसएपी और बैंक जो है उनको अलाउ करेंगे उसको, वो फोल्डर को। मतलब एक आईपी रहता है अपना, जैसा लोकल ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव जैसे रहता है, वैसे एक सर्वर पे एक आईपी क्रिएट करके वहां पे फोल्डर बनाया जाता है। और वहां पे ये टेक्स्ट फाइल जो है यहाँ पे स्टोर होती है। जैसे एग्जांपल लो, ये इंपोर्ट करके फोल्डर है मेरा, तो ये जो मेरी टेक्स्ट फाइल जो है ना ये सारी यहाँ पे चली जाती है। ओके, ये इंपोर्ट फाइल में से मेरे एक लॉग फोल्डर में भी अपडेट होती है। लॉग फोल्डर मतलब मेरा इन फ्यूचर अगर मुझे देखना है कि क्या मैंने भेजा था डेटा, उसके लिए बैकअप मतलब लॉग डेटा यहाँ पे रहता है। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट फोल्डर में जाने के बाद यहाँ से बैंक पुल करती है फाइल। मतलब पहले फाइल कहाँ जाती है अपनी मिडलवेयर सिस्टम, मतलब वो हम्म, उसको बोला जाता है एसएफटीपी, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल करके है। ये मेरा हो गया मिडलवेयर का। फिर बैंक वो फाइल पुल करती है। ठीक है, ये बैंक पुल करेगी। बैंक उनके सॉफ्टवेयर में जो भी है टूल में वो चेक करेगी ये जो डेटा भेजा है वो बराबर है कि नहीं। ठीक है, ये डेटा अगर बराबर होगा तो बैंक पेमेंट कर देगी। ठीक है, पेमेंट करने के बाद वो अपने को एक्नॉलेजमेंट भेजेगी। और वो एक्नॉलेजमेंट जो है ना अपने इंपोर्ट फोल्डर या लॉग फोल्डर में नहीं आएगा, वो रिवर्स इन करके अपन फोल्डर बनाएंगे जिसमें अपना डेटा आएगा, वो कि बैंक ने जो भी भेजा है। मतलब ये टीएक्सटी जो फाइल है, ये जो वेंडर यही फाइल रहती है, इसके आगे सक्सेसफुल या एरर मैसेज, ये दो में से एक चीज होती है। सक्सेसफुल हो गया तो यहाँ पे आ जाएगी, एरर मैसेज भी रहेगा तो भी यहाँ पे आएगी। तो एरर मैसेज में अगर बैंक डिटेल्स रॉन्ग है या नेम मिसमैच है, जो भी एरर रहेगा वो फाइल में मेंशन रहेगा। ओके, अगर सक्सेसफुल हो गई तो उसके साथ में अपने को मिलेगा यूटीआर नंबर। और वो यूटीआर नंबर जो है यूटीआर नंबर और पेमेंट एडवाइस, ये दोनों चीजें अपने को मिलेगी। और एक पेमेंट एडवाइस अपने रेफरेंस पे रहेगा और दूसरा जो पेमेंट एडवाइस है वो वेंडर को डायरेक्टली मेल पे चला जाएगा। और ये जो यूटीआर नंबर जो है ना
ये जो अपनी एंट्री हुई ना एसएपी में पेमेंट की एंट्री, इसके रेफरेंस या फिर हेडर टेक्स्ट जो फील्ड है वहां पे अपडेट हो जाएगी। ये होती है H2H प्रोसेस। ये पूरा मतलब कोड थ्रू ऑटोमेशन करना पड़ता है ये पूरा, मगर ये आपका रियल टाइम पे होता है। मतलब इसके लिए कि मतलब आपका डेटा निकालो, एक्सेल में बनाओ, फिर वो मेल करो, फिर बैंक वाले वो प्रोसेस करेंगे, फिर वो मेल करेंगे। नहीं, ये आपका विद इन 10 to 15 मिनट्स में ये प्रोसेस सारी हो जाती है ये। अच्छा, नहीं मैं हम लोग मेरा भी वैसे ही है सिस्टम, बट नॉट यानी ऐसा ऑटोमेशन ऐसा नहीं है। वो हम्म। कैसे टेक्स्ट फाइल जो जनरेट हो जाएगी ना, ठीक है, हाँ। वो टेक्स्ट फाइल बाद में बैंक इंक्रिप्टेड लॉगिन होती है। करके मेरा आईडी से लॉगिन करके फिर बैंक हाँ का पोर्टल पे अपलोड करना पड़ता है, नॉट अ डायरेक्ट हाँ, वो ईआरपी। एक है। मतलब अभी जैसे मेरे यहाँ पे भी है वैसे प्रोसेस। अगर मेरा जो एक्सिस बैंक का जो है ना, उसमें हम्म, यहाँ पे इंपोर्ट होने के बाद है ना, यहाँ पे हम्म, ये फोल्डर में हम्म, इंपोर्ट होने के बाद यहाँ पे जो एक्सिस बैंक का जो बैंक पोर्टल जो होता है हम्म, वहां पे आती है वो, मतलब वहां पे रिफ्लेक्ट करती है। और वो जो हम्म, ऑथराइज पर्सन जो होते हैं एचओडीज वगैरह, वो उनको तो ऑथराइजेशन है, वो अप्रूव करते हैं पेमेंट। यस। फिर अप्रूव होने के बाद ही बैंक वाले उसका पेमेंट करते हैं। ओके, ओके, एक तो ये है, यहाँ पे अभी जो मैं करंट प्रोजेक्ट पे हूँ वहां पे ये प्रोसेस है। और इसके पहले वाले प्रोजेक्ट में क्या था हमारा, कि ये जो एंट्री क्रिएट होती है ना, हम्म, यहाँ पे हमने ये एंट्री क्रिएट करते वक्त ही अप्रूवल का हमने कोड किया था, अप्रूवर 1 और अप्रूवर 2 एससीपी में ही। तो वो अप्रूव होने के बाद यहाँ पे जाती थी और यहाँ से बैंक वाले पुल करते थे फिर। ओके, मतलब डिपेंड्स बिजनेस एंड बैंक रिक्वायरमेंट। ओके। वैभव इसमें हम्म। एक काम कर सकता हूँ, मैं मेरा ईआरपी का सिस्टम मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ओके ओके। तो उसमें और कुछ एडवांस कर सकता है क्या, मुझे जरा सजेस्ट करो, ठीक है। ठीक है ना, चलेगा ना। कि मैं लास्ट 1 ईयर से ऑटोमेशन हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम्म। उसमें अभी और कुछ एक से ज्यादा करना है, ठीक है। हम्म। तो आप हम्म। थोड़ा बता दो। सेम चल। सिस्टम है, एवरीथिंग इज हाँ। सेम। ओनली थिंग ये ऑटोमेशन खाली वो मैन्युअली टेक्स्ट फाइल जनरेट करना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो और उसमें मेरे इसमें कैसे एडवाइस वगैरह देने का सिस्टम नहीं है, वो डायरेक्टली बैंक की एसएमएस थ्रू भेजती है। ओके। अमाउंट डेबिटेड और हाँ क्रेडिटेड हाँ, जो वो भी है। डायरेक्टली ईमेल थ्रू डायरेक्टली जो डाल देते हैं ना पोर्टल पे, हम्म जो टेक्स्ट हम्म। फाइल, तो वो आईडी पे, ईमेल आईडी पे एसएमएस चला जाता है, ईमेल चला जाता है, नंबर पे ओके एसएमएस ओके। चला जाता है, ठीक है। हम्म। तो मुझे पता नहीं चलता है कि वो बैंक से प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा। मिला कि नहीं मिला, ठीक है। हाँ 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 तो डुप्लीकेशन वर्क हो रहा है, हाँ हाँ। तो तो मुझे भी इसमें बैंक क्या वाले है कि अभी जैसे 4 यूजर होंगे, मगर चारों को ये मेल नहीं आता पेमेंट एडवाइस का। एक हम्म, स्पेसिफिक यूजर का मेल आईडी बैंक के पास मेंटेन है, उसी को वो मेल जाता है। यस, यस। तो अभी मैंने क्या किया, मेरा आईडी सब जगह डाल दिया है, मुझे हाँ आने का मैं फिर मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ हाँ, बराबर है। वैसे। चलेगा ना, देखेंगे ना अपन। हम्म, ठीक है, ये हो गया आपका ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम प्रोसेस। मतलब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ से भी इम्पोर्टेंट है। और आप अगर एपी हैंडल कर रहे हैं तो वहां पे भी ये प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। Sir, in case we have done the file transfer, I mean the request has sent to bank. Okay. हम्म। During that time, we got to know some of the vendors' details are incorrect, and we need to change it. हम्म। By that time, again we नहीं, need to. इन दैट केस बिफोर creating the payment from bank side, they check इन इच पोर्टल एक्चुअली, मतलब जो अपन ने बैंक, मतलब ये जो वेंडर नेम या वेंडर के बैंक डिटेल्स डाले हैं, वो Hmm, उनके सिस्टम में क्रॉस चेक करते ही है। hmm, hmm, अगर वो मैच नहीं हो रहे हैं तो hmm, अपने को ये वापस भेज देते, जो भी रीजन है।
मिसमैच है, नेम मिसमैच है, या फिर बैंक डिटेल्स मिसमैच है, जो भी है Okay, वो that is one रीजन। case. हम्म Yeah, that is one case. That is fine. If हम्म they only, if it is not matching, if they only come back, is हम्म fine. हम्म But we know, and we forgot some of the our AP team forgot to update हम्म। like new bank details of some vendors. Okay, ओके ओके। but they have requested to bank already. उस केस में ये देखो, यहाँ पे अपनी अकाउंटिंग एंट्री बनने के बाद, ये फोल्डर में जाने के बाद, यहाँ पे एक अप्रूवल स्टेप है हाँ हाँ बैंक हाँ. के पोर्टल में। अगर Okay. यहाँ पे भी आपको मालूम पड़ता है इसके पहले भी, तो यहाँ से भी आप रिजेक्ट कर सकते हैं ये वेब से। हाँ वो Mm-hmm. तो है। सिटी हाँ बैंक में सिस्टम है, हाँ बिफोर अप्रूवल है ना, सेंड टू रिपेयर करके भेज देते हैं। हाँ। तो यहाँ Okay. से भी आप रिजेक्ट कर सकते हैं। Okay. Okay. देयर इज ऑप्शन कॉल इज सेंड टू रिपेयर। हाँ हाँ। Mm-hmm. ओके। And sir, FI10, some हाँ, of the T codes you have said no today. Uh, F110। F110 is okay. हम्म। I think FI10 something you have used. FI01, FI01। FI01. हाँ, That is there in your list of T codes, right? Some documents you shared, I think. I didn't check actually properly. FI01। FI01. मतलब वो जो पूरा बुक होगा उसमें होगा, और आज जो एपीपी जो भेज रहा हूँ उसमें भी होगा वो FI01, क्योंकि वो Okay. एपीपी प्रोसेस के लिए वो टी कोड जरूरी है वो। Bank key. That is for bank हाँ, key. बैंक की। अगर Mm. वो बैंक की नहीं क्रिएट करते तो वो आगे अपन मूव ही नहीं हो सकते, मतलब हाउस बैंक वगैरह क्रिएशन के लिए। Yes, yes. देखो ये डोमेस्टिक पेमेंट्स मुझे समझ में आया, हाँ। बट हाउ टू यानी फॉरेन पेमेंट्स कैसे करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट बैंक इज डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर ना, हम्म तो एंड वही टेम्पलेट्स। अपन ने कॉन्फ़िगरेशन में देखा था, अपन ने जब पेमेंट मेथड सिलेक्ट किया तो वहां पे तीन ऑप्शंस थे: फॉरेन करेंसी अलाउड, हम्म और फॉरेन वेंडर अलाउड, या फॉरेन बैंक अलाउड। हम्म हाँ। और अपना जो अभी ये बैंक है मेरे, यहाँ पे भी अपन ने वो मेंटेन करके रखा होगा कि हम्म मेरा फॉरेन करेंसी अगर ट्रांजैक्शंस होता है तो वो अलाउ, मतलब वो करना चाहिए। मगर वो जो डिटेल्स है, अपन जब टीएक्सटी फाइल जब भेजते हैं तो हम्म उसमें करेंसी आ जाती है आपकी फिर। ओके। तो आपको यूएसडी में करना है, आयन यूरो में करना है, या जीबीपी में करना है, नहीं वो बट सारे। उसमें हाँ। उसमें वो तो ठीक है, वो सिंपल हम्म टेक्स्ट पास रहता है। हम्म समटाइम्स जब भी इंपोर्ट की पेमेंट्स रहते हैं, वो लॉजन पे बिल ऑफ एंट्री सबमिट करना पड़ता है, ऑल हम्म। बिल ऑफ एंट्री आइस गेट के साइड से वो कैप्चर करके ऑल डिटेल्स मतलब वगैरह। नहीं, उसमें आपका मतलब जो मुझे पता है कि शायद से अपना ही डिस्कशन हुआ था शायद से, कि एलओसी या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज की डेट अपनी वो जो पेमेंट टर्म्स के लिए कंसिडर की जाती है, हम्म और वो डेट से अपना टर्म्स स्टार्ट होता है और अपनी पेमेंट होती है। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब अपना एक कंफर्मेशन है कि भाई इस कितने अमाउंट का मुझे पेमेंट चाहिए करके। नहीं नहीं, उसमें बिल हाँ ऑफ एंट्री का भी नंबर लगता है, लॉजन पे हाँ है ना। ठीक है, हाँ हाँ वो हाँ पहले बिल ऑफ एंट्री लॉन्च करना पड़ता है आइस गेट से, फिर हाँ उसका हाँ। बिल ऑफ एंट्री नंबर देना पड़ता है, डेट देता है, कौन सा पोर्ट से आया है, कौन सा मटेरियल है, हम्म। कितना यूएसडी है, सब डिटेल देना पड़ता है। हम्म। आई तो शो एक, यू, यानी जो मेरा हाँ, सिटी मुझे बैंक वो का जो दिखाओ, पोर्टल है। मैं बताता हूँ उसके ऊपर, हाँ, मतलब वो यानी है ना। वो डिफरेंट ही पोर्टल है, यानी हाँ हाँ लॉजन हाँ। पे बोलता है उसको। ठीक है, तो उसमें हम्म। पहले पूरा बिल ऑफ एंट्री जो इंपोर्ट किया है उसके डिटेल्स फिल अप करना पड़ता है। ओके। ठीक है, एंड देन प्रोसीड करना पड़ता है। हम्म। तो मतलब अपन जैसे नॉर्मल डोमेस्टिक में अपन इनवॉइस के अगेंस्ट करते हैं, तो हम्म उस केस में वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो आप बोल रहे हैं उसके हम्म अगेंस्ट अपने को पेमेंट की एंट्री क्रिएट करनी और पड़ती वो भी होगी। बिल ऑफ एंट्री नॉट अपन नहीं फाइल करने को, वो ऑलरेडी सिटी बैंक का पोर्टल में ऑलरेडी अपलोड होना चाहिए, सिटी बैंक ओके थ्रू। ठीक ओके है, ओके फिर वो कैप्चर करके पेमेंट करना है ऐसे। ओके। मुझे बताओ एक बार,
मैं हम्म, बताता हूँ उसके ऊपर फिर सॉल्यूशन कैसे है। मेरा 100% यानी डोमेस्टिक ऑटोमेटिक ही होता हाँ हाँ। है एंड फॉरेन पेमेंट्स यानी जो भी है वो ऑलरेडी मैन्युअली होता है अभी तक ऐसा ओके ही नॉट ओके। नॉट अ सिस्टम थ्रू। हम्म। तो ठीक है मैं ये दिखा दूंगा हाँ चल। एंड सेम वे यू शो मी सपोज मुझे चेक इश्यू करना है या हम्म। रिसीवल किसी का चेक आ गया तो हाउ टू हम्म। एंट्री यानी कैसे चेक इशू ऑनलाइन के इज ओके। लिए चेक इशू के लिए एक अपना पूरा कॉन्फ़िगरेशन है। चेक लॉट मेंटेन वगैरह करना वो मैं दिखाऊंगा आपको पूरा। उसके यानी टी अभी कोड्स अलग है। अभी इवन मतलब आप चेक इशू मतलब आप अभी जैसे आईसीआईसीआई बैंक के चेक इशू करना है। अभी आप अगर इंडिविजुअल आप जब चेक इशू करते हैं आपको बैंक से चेक लिस्ट मिलता है, राइट? 25 10 चेक लिस्ट यस मिलता है आपको। हम्म तो वैसे ही आपके ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे 200 या 300 का चेकलिस्ट जैसे आप रिक्वायरमेंट डालोगे वैसे, मगर वो जो चेकलिस्ट है वो हम्म आपको ड्रॉ करके लेना पड़ेगा उसी फॉर्मेट में। ओके और ओके वो जो नंबर्स है, वो जो नंबर आपको अलोकेट किए गए हैं चेकलिस्ट के, वो आपको सिस्टम में मेंटेन करने पड़ेंगे। ओके ओके मतलब आपने एक चेक इशू किया तो वो जो नंबर है वो कंज्यूम हो जाएगा आपका। हम्म कि वो KH1 वो टी कोड है। मैं आपको वो पूरा कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा वो पूरा। हम्म तो वो सारा कॉन्फ़िगरेशन अलग पार्ट है चेक का टोटली। ओके और इसमें और क्या फैसिलिटी है क्या कि वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जैसे भी सपोज मुझे अभी रिपीट एंट्री है मंथ टू मंथ पेमेंट्स है सपोज मेरा ऑफिस का रेंट देना है मंथ टू मंथ ठीक है ओके। तो मैं एक बार ही स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देगा 11 मंथ्स या 12 मंथ्स का तो ऑटोमेटिक पेमेंट्स प्रोसीजर होना चाहिए नहीं दैट इज वैसे तो। कॉल्ड हाँ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। हाँ, मतलब अपना जो अपन ने जैसे इन्वेस्टमेंट जैसे या लोन का जैसे होता है वैसे। हाँ हाँ यस 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 लोन का जैसे होता है वैसे। बेसिकली हाँ। ऑफिस का रेंट का रहता है फिक्स रहता है या नहीं ऐसे स्टैंडर्ड में तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस तो नहीं है, मगर आप एक ऑटोमेशन मत नहीं, कि एक आप प्रोग्राम बना के रख सकते हैं कि आपके रेंट हो गया या फिर आपके जो बिल्स है यूटिलिटी बिल्स जो होते हैं जिसकी डेडलाइन हम्म फिक्स होती है हर महीने, लाइट बिल या फोन बिल जो भी हम्म है, तो हम्म उस दिन आप एक शेड्यूलर लगा के रख सकते हो। उसमें सिर्फ आप अमाउंट डाल दो आपकी। अभी रेंट तो अमाउंट फिक्स है, मगर जो लाइट बिल हो गया फोन बिल हो गया इसके तो एवरी मंथ हाँ अमाउंट डिफर डिफरेंट होती है, राइट? तो अमाउंट डाल दो आप और वो शेड्यूलर रन हो जाएगा आपका 10 तारीख को ही सिर्फ, या 5 तारीख को, जो भी आप डेट पे मेंटेन कर। मगर उसमें आपको करना पड़ेगा क्रिएट, मतलब हम्म कोडिंग करके वो क्रिएट करना पड़ेगा। मगर एसएपी स्टैंडर्ड से तो नहीं है। मगर जैसे मैंने बताया F110 करके आप जब रन कर रहे हो तो हम्म वहां पे टाइमिंग दे सकते हो जिस दिन आपको रन करना है। मगर वो स्पेसिफिक वो जो आप मैन्युअल क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए अप्लीकेबल होगा वो, एवरी ओके मंथ के लिए नहीं होगा वो। ओके ओके क्लियर? एक रिपोर्ट मिलेगा तो रिपोर्ट दिखा दो यानी हाउ टू यानी ऑल एजेस कैसे एजिंग हाँ निकलता है फिर वो कैसे यस, टेक्स्ट क्योंकि फाइल जनरेट होता है। अभी मतलब अपना तो अभी कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है। जब हम्म अपन अकाउंटिंग एंट्री क्रिएट करेंगे, जैसे मैं ओपन आइटम्स क्लियर आइटम्स जैसे बोलता हूँ ना, वो मतलब अपन जब इनवॉइस क्रिएट करेंगे एक्चुअल ओके और उसके अगेंस्ट पेमेंट की एंट्री करेंगे, तब मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, मतलब ओके स्क्रीन पे, मतलब वो। ओके 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 या चलेगा। कल अपन सेम टाइम 3:30 पे मिलते हैं। हम्म। ओके, ये मैं आज की फाइल और रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। लास्ट संडे के लिंक नहीं मिले हम लोग को वो ओपन नहीं हो रहे थे। लिंक, रिकॉर्डिंग लिंक हाँ 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 यस संडे की या सैटरडे की?
दोनों दिन की, संडे का, सैटरडे का तो भेजा ही नहीं है। हाँ, संडे को सैटरडे का कुछ प्रॉब्लम आया है वो, मगर हम्म, संडे का मैं वापस चेक कर लेता हूँ। नहीं, शायद से आपने आज ये रिक्वेस्ट दिया ना, आपने वो लिंक एक्सेप्ट हाँ का, हाँ हाँ वो हाँ, मैंने एक्सेप्ट किया है। अभी वापस आज चेक करके देखो, ठीक है ठीक है है। ना? नहीं, अब मैं मैंने, ओपन करा तब नहीं मिल रहा था, मैंने हाँ, ओपन तो वो नहीं मुझे किया। मेल आया उसका, ओके मैंने वो शेयर कर दिया है, वो शेयर पे क्लिक करके। ओके ओके, तो वो एक बार देख लो, नहीं तो बता देना मुझे फिर वैसे। ठीक ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू।